अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो 51st क्वेश्चन है हमारा वो अगेन ऋग्वेद से ही रिलेटेड है और अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ऋग्वेद में ऐसा कौन सा शब्द है जिसकी तुलना वेल्थ, एस्टेट्स और प्रॉपर्टी से की गई है। तो ऐसा कौन सा वर्ड है जिसे वेल्थ, एस्टेट्स या प्रॉपर्टी के बराबर बताया गया है या उसी नाम से पुकारा गया। जैसे आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है हाउस, उसके बाद है लैंड, फिर है काउ मनी और लास्ट में लिखा हुआ है गोल्ड। अब इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका काउ मनी, क्योंकि यदि आप ऋग्वैदिक पीरियड में देखें तो ऋग्वैदिक पीरियड में आपकी सोसाइटी कैसी सोसाइटी थी? आपकी सोसाइटी थी बिल्कुल पैस्टोरल सोसाइटी। पैस्टोरल सोसाइटी थी, एग्रीकल्चर हुआ करती थी लेकिन बहुत ही कम अमाउंट में हुआ करती थी, इतनी नहीं होती थी कि उसके अकॉर्डिंग जीवन यापन किया जा सके, इकोनॉमी को वो होल्ड कर सके। तो पूरी जो इकोनॉमी थी वो पैस्टोरल इकोनॉमी थी और पैस्टोरल इकोनॉमी के होने के साथ साथ सबसे ज़्यादा जो प्रिय पशु था या फिर पूजनीय पशु था तो वो कौन था? वो थी काऊ। काऊ को अलग अलग नामों से जाना जाता था। और क्या इन्फॉर्मेशन है ऋग्वेद से रिलेटेड वो आपको स्क्रीन पर दिख रही है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप देखिए क्या लिखा हुआ है। पहले पॉइंट में वही चीज़ लिखी हुई है कि ऋग्वेद की इकोनॉमी कैसी होती थी? पैस्टोरल इकोनॉमी थी। उसके बाद इस इकोनॉमी में गाय जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी और उसके बारे में 176 टाइम्स मेंशन आया है। गाय के लिए युद्ध भी हुआ करते थे, हम पहले भी क्वेश्चन देख चुके हैं। और गाय के लिए जो युद्ध होता था उस युद्ध को नाम दिया जाता था गविष्टि, या फिर इन चारों नामों से जाना जाता था, गविष्टि, गोशु, गत्य या फिर गभ्य। ये सभी नाम गाय के लिए होने वाले युद्ध के लिए हैं। एक प्रकार के व्यापारी होते थे। एक्चुअल में यदि उस समय देखा जाए तो 2 प्रकार के व्यापारी होते थे, एक होते थे पणी और एक होते थे व्रबु। जो पणी व्यापारी हैं ये पणी व्यापारी को नॉन आर्यंस माना जाता था और आर्यंस ऐसा मानते थे कि ये जो पणी हैं ये गायों को चुराते हैं, मतलब ये स्टील करते हैं गायों को और ये अपनी वेल्थ को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो ये एक प्रकार के व्यापारी हैं। पणी जो है वो स्पेशली क्यों जाने जाते थे? गायों की चोरी के लिए माने जाते थे। और व्रबु जो है वो व्रबु बहुत ही अच्छे किस्म के जो व्यापारी थे, जो बहुत मोरल इथिकल वैल्यूज़ के साथ अपने व्यापार को बढ़ाते थे, उन्हें व्रबु कहा जाता था। तो ये सारी बातें ध्यान रखनी है। गाय के लिए, गाय को वेल्थ बोला जाता था, मतलब उसके लिए एक वर्ड यूज़ हुआ है राई। राई का मतलब है यहाँ पर वेल्थ। और किन नामों से गाय को जाना जाता था? तो गाय को अघन्या कहा जाता था। अघन्या शब्द का अर्थ होता है जिसे मारा ना जा सके, जिसे आप मर्डर नहीं कर सकते उसको अघन्या बोलते हैं। तो गाय इतनी सेक्रेड हुआ करती थी। इसके अलावा इसे एक और नाम से जाना जाता था जो कि है अष्टकर्णी। तो ये दोनों नाम आप ज़रूर याद रखिएगा। क्या क्या? अघन्या और अष्टकर्णी। अष्टकर्णी शब्द का अर्थ क्या होता है? अष्टकर्णी शब्द का अर्थ होता है हैविंग पियर्स्ड ईयर्स और हैविंग द साइन ऑफ 8 मार्क्ड ऑन द ईयर, मतलब कान पे जिसके 8 का निशान है या फिर जिसके कान छिदे हुए हैं, इसीलिए गाय को बोला जाता था अष्टकर्णी। बस यही सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। ऋग्वेद के बारे में भी थोड़ा सा ध्यान रखिए कि जो ऋग्वेद है, ऋग में जो आपको ऋग शब्द लिखा हुआ दिख रहा है, ये जो ऋग शब्द है ये इसलिए इसे दिया गया क्योंकि ये प्रोवर्बियल रचना है बोला जा सकता है। कैसी है? प्रोवर्बियल। हिंदी में इसके लिए एक वर्ड यूज़ होता है जो कि है छंदोबद्ध। तो छंदोबद्ध रचना है, मतलब काफ़ी सारे छंद हैं इसमें, काफ़ी सारे श्लोक हैं, उक्तियाँ हैं, इसीलिए इसका नाम भी पड़ गया ऋग्वेद। तो ये सारी बातें आपको ऋग्वेद और गाय से याद रखनी है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन फिर से ऋग्वेद से रिलेटेड और अब आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसी कौन सी टेक्स्ट है जो ह्यूमन सिविलाइजेशन में सबसे ओल्डेस्ट मानी जाती है। और फिर से आपका सही आंसर होगा इसका ऋग्वेद। अब ऋग्वेद से रिलेटेड और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को हम लोग देख लेते हैं जो आपको स्क्रीन पर लिखे हुए दिख रहे हैं। ऋग्वेद को वर्ल्ड की ओल्डेस्ट टेक्स्ट माना जाता है। और इसके बाद एक और बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि इसे क्या पुकारा जाता है? इसे फर्स्ट लेजिस्लेशन ऑफ मैनकाइंड भी पुकारा जाता है। क्यों पुकारा जाता है? क्योंकि ये पहली ही टेक्स्ट है जो मैनकाइंड को दी गई है। अब एक बात यहाँ पर नोट करने वाली, जो राइटिंग स्किल्स हैं वो राइटिंग स्किल्स इंडिया में 6th सेंचुरी के अराउंड डेवलप हुई। और ऋग्वेद का यदि आप टाइम पीरियड देखें तो ऋग्वेद का टाइम पीरियड 1500 से 1000 BC के अराउंड है, जो कि 6th सेंचुरी से पहले है। अब इस टाइम पीरियड में राइटिंग स्किल्स तो डेवलप नहीं थी, लेकिन ओल्डेस्ट टेक्स्ट आपकी आ चुकी है। तो ये जो ऋग्वेद है ये ऋग्वेद लिखी नहीं गई, ये ऋग्वेद में जो भी श्लोक हैं या फिर जो भी उक्तियां हैं ये उक्तियां बोल बोल के जनरेशन टू जनरेशन पास की गई हैं। इसलिए ये जो ऋग्वेद है इसे क्या बोला जाता है? इसे एक श्रुति ग्रंथ बोला जाता है। आप अपने जितने भी वेद देखते हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये चारों ही वेद बोल बोल के एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन भेजे गए
गए हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, श्रुति लिटरेचर या फिर श्रुति ग्रंथ कहा जाता है। तो ये बात आप ध्यान देंगे। यदि आप ये बात देखें कि इसमें कितने सूक्त हैं, यदि अभी मैंने आपसे कहा था कि इसमें छंदोबद्ध रचना हुई है, तो छंद का मतलब क्या हुआ, सूक्त, सूक्त का मतलब होता है अच्छी उक्ति। तो कितने सूक्त हैं, तो कितने हिम्स आप इंग्लिश में बोल सकते हैं कि हिम्स कितने हैं, तो टोटल इसमें 1028 हिम्स आपको ध्यान रखना है। और हिम्स, एक एक हिम या फिर एक एक सूक्त में 3 से लेके 100 तक मंत्र हो सकते हैं। तो टोटल यदि मंत्रों की गिनती की जाए तो इसमें टोटल 10580 मंत्र है, 10580। और ऋग्वेद जो है वो सोलली गॉड के प्रेज से रिलेटेड है, मतलब इसमें आपको कुछ ऐसे कविताएं मिलती हैं, कुछ ऐसे मंत्र मिलते हैं जो निराकार जो भगवान है उस भगवान के प्रेज में जो मंत्र बोले गए हैं उसको डिवोटेड हैं। तो अलग अलग देवी देवताओं को इसके जितने भी मंत्र हैं वो डिवोटेड हैं। ये पॉइंट ज़रूर याद रखिएगा कि 1028 हिम्स हैं और कितने इसमें मंत्र हैं, 10580 मंत्र हैं। इसके अलावा इन मंत्रों को भी 10 मंडल्स में डिवाइड किया गया या फिर 10 चैप्टर्स आप बोल सकते हैं। तो अलग अलग 10 चैप्टर्स में ये मंत्र डिवाइडेड। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में आर्यंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन है और अब आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज मैक्स मुलर्स ओपिनियन अबाउट द ओरिजिनल अबोर्ड ऑफ आर्यंस। हमने देखा था कि आर्यंस के आने को लेकर काफ़ी सारे मत थे विद्वानों में, मतलब जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने अलग अलग बातें कही थी, आर्यंस कैसे इंडिया में अराइव किया था उन्होंने उससे रिलेटेड। तो मैक्स मुलर का ओपिनियन पूछा गया है और 4 ऑप्शन आपको लिखे हुए दिख रहे हैं और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मैक्स मुलर जो है उन्होंने ये कहा था कि आर्यंस जो हैं वो कहाँ से आए हुए हैं, सेंट्रल एशिया से आए हैं। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बातें की थी, बाल गंगाधर तिलक ने कुछ और कहा। अभी आपसे मैक्स मुलर के बारे में पूछा गया है तो हम उसी आंसर को देखेंगे। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल में जाते हैं, हम देखते हैं कि मैक्स मुलर ने ऐसा क्यों माना था कि आर्यन सेंट्रल एशिया से आए थे। यदि सेंट्रल एशिया की बात की जाए या फिर एशिया माइनर की बात की जाए या फिर आप बोलें कि वेस्टर्न एशिया की या फिर जो तुर्की एरिया है, तुर्की जो देश है, यदि उस एरिया की आप बात करते हैं तो सबसे पहले वहाँ पर इंडो यूरोपियन लैंग्वेज के आपको कुछ एविडेंसेस मिलते हैं। वो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज के जो एविडेंसेस हैं वो कब मिलते हैं, अराउंड 2200 BC। ये जो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है, ये इंडो यूरोपियन लैंग्वेज वही लैंग्वेज है जो लैंग्वेज आर्यंस के द्वारा बोली जाती थी, मतलब काफ़ी सारे शब्द मिलते जुलते हैं आर्यंस के लैंग्वेजेस इंडो यूरोपियन लैंग्वेज में। 2200 BC की ये बात है। इसके बाद जब आप 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी की बात करते हैं, 19th सेंचुरी BC की बात कर रही हूँ मैं, 19th सेंचुरी BC 20th सेंचुरी BC के अराउंड इराक वाला जो एरिया है, तो उस इराक वाले एरिया में एक टाइप के इंस्क्रिप्शंस मिले हैं जिन इंस्क्रिप्शन को हिटाइट इंस्क्रिप्शन बोला जाता है। एक किंगडम था हिटाइट एम्पायर, उसी हिटाइट एम्पायर में एक इंस्क्रिप्शन मिलता है, हिटाइट इंस्क्रिप्शन, जहाँ पर फिर से आपको ये इंडो यूरोपियन लैंग्वेज के कुछ साक्ष्य मिलते हैं। इसके बाद 1400 BC, मतलब 14th सेंचुरी BC की हम बात कर रहे हैं, 14th सेंचुरी BC में सेंट्रल एशिया या फिर माइनर एशिया से एक इंस्क्रिप्शन मिलता है, जो इंस्क्रिप्शन है बोगस कोई इंस्क्रिप्शन। और ये इंस्क्रिप्शन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इस इंस्क्रिप्शन में 4 ऐसे देवताओं के नाम हैं जिन देवताओं को इंडिया के जो आर्यंस हैं वो आर्यंस भी मानते थे। उन देवता का नाम क्या है, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य, ये 4 देवता। अब इंद्र, मित्र, वरुण, यदि आप देखें, यदि आप ऋग्वैदिक पीरियड के देवताओं की बात करते हैं, गॉड्स की बात करते हैं, तो इंद्र, मित्र, वरुण यहाँ के भी देवता हैं। नासत्य जो है उनको इक्विवेलेंट माना गया है अश्विन के। तो ये देवी देवताओं का जो एक जैसा उल्लेख आपको मिलता है, तो उससे हमें समझ में आया कि जो आर्यंस यहाँ पर जो कल्चर चल रहा था वही कल्चर बोगस कोई इंस्क्रिप्शन में भी हमें दिख रहा है। मतलब वही कल्चर कहाँ चल रहा था, जो तुर्की वाला रीजन है वहाँ भी चल रहा था, मतलब एशिया माइनर में भी वही कल्चर चल रहा था। तो इससे जो मैक्स मुलर है उन्होंने ये अनुमान लगाया कि आर्यंस एक्चुअल में कहाँ के रहने वाले थे, वो एक्चुअल में रहने वाले थे एशिया माइनर के। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। बोगस कोई इंस्क्रिप्शन से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो उससे आप स्पेशली ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं 54 क्वेश्चन पर। 54th क्वेश्चन आपका फिर से वैदिक लिटरेचर से ही रिलेटेड है और अब आपसे पूछा गया है कि वैदिक लिटरेचर में होता शब्द किसके लिए यूज़ किया गया था। हमने जब वैदिक लिटरेचर पढ़ा था तो हमने उधर पे 2 वर्ड्स देखे थे, होता या फिर होत्री, और भी काफ़ी सारे वर्ड्स देखे थे। हमने अध्वर्यु देखा था, तो ब्रह्म देखा था, तो ये सारे किसके नाम हुआ करते थे। तो होता किसका नाम था ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऋग्वेद का यूज़ करके डीटीज को इन्वोक या फिर प्रोवोक करने वाले इंसान को आप होता कहते थे, सामवेद को रिसाइट करने वाले सेज को आप होता कहते थे, या फिर अथर्ववेद की नॉलेज रखने वाले को आप होता कहते थे। अब तीनों में से आपको आंसर देना है और इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पर्सन इन्वोकिंग डीटीज इन द ऋग्वेदा। मतलब ऋग्वेद को पढ़ने वाले, उसके मंत्रों का उच्चारण
उच्चारण करने वाले जो सेज होते थे उनको कहा जाता था होता। अब आपको हर एक जो वेद है उससे रिलेटेड सेज का नाम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार प्रिलिमिनरी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो अब आपको अगली स्लाइड में एक टेबल नज़र आ रही है, इस टेबल को आप बहुत ध्यान से देखिए। ऋग्वेद को जो गाते थे या ऋग्वेद को जो पढ़ते थे उन सेज को बोला जाता था होत्री या फिर होता। सामवेद के सेज को उद्गाता कहते थे। आप ध्यान ये रखेंगे कि सामवेद जो है वो म्यूजिक से रिलेटेड है, उसको गा के पढ़ा जाता है, तो उसके जो सेज हैं वो कौन हो गए? उद्गाता। यजुर्वेद के सेज को अध्वर्यु कहा जाता था और अथर्ववेद के जो सेज हैं उन्हें कहा जाता था ब्रह्म। इसके अलावा आप इस स्लाइड में ये भी देख सकते हैं कि हर एक ग्रंथ का या फिर हर एक वेद का उपवेद कौन सा था। तो ऋग्वेद का उपवेद आप ध्यान रखेंगे वो था आयुर्वेद, सामवेद का गंधर्व वेद, इसके अलावा यजुर्वेद का याद रखना है जो कि है धनुर्वेद, और लास्ट में अथर्ववेद का लिखा हुआ है जो है शिल्प वेद। तो आपको हर एक वेद का उपवेद पता होना चाहिए और उसे गाने वाले को आप क्या कहते थे, उसका उच्चारण करने वाले को क्या कहते थे, उस सेज का नाम आपको पता होना चाहिए। कुछ और इन्फॉर्मेशन यदि आप देखना चाहें तो आपको स्क्रीन पर लिखी हुई दिख रही है, क्या क्या लिखा हुआ है, वही सब जो अभी हमने देखा टेबल में, बस वही लैंग्वेज फॉर्म में लिखा हुआ है। तो आप चाहें तो आप टेबल नोट डाउन कर लीजिए और आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको नोट डाउन कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि होता किसे कहा जाता था? जो ऋग्वेद को पढ़े। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, 55th क्वेश्चन आपका। 55 क्वेश्चन में बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास इज डेडिकेटेड टू म्यूजिक। म्यूजिक को कौन सा वेद डेडिकेटेड है? और अभी पिछले क्वेश्चन में मैं आपको इसका आंसर बता चुकी हूँ। 4 ऑप्शन है आपके सामने, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। साम शब्द जो है उसका अर्थ होता है म्यूजिक, तो आपका सही आंसर हो जाएगा सामवेद। तो हमेशा ध्यान रखिए कि संगीत कला को समर्पित या फिर म्यूजिक को जो डिवोटेड जो वेद है वो कौन सा वेद है? वो है सामवेद। आप म्यूजिक में 7 सुर देखते हैं, सा रे गा मा पा ध नी, ये जो 7 सुर हैं, ये 7 सुर कहाँ पर आपको मिलते हैं? सामवेद में सबसे पहले मिलते हैं। तो साम का मतलब ही है म्यूजिक। सामवेद किससे डिवोटेड है? म्यूजिक से डिवोटेड है। अब सामवेद से रिलेटेड आप कुछ और फैक्ट्स देख लीजिए जो आपसे प्रिलिमिनरी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। पहली किताब जो म्यूज़िक को डिवोटेड है उसे आप सामवेद कहेंगे। इसके अलावा आप ये देखिए कि इसमें कितने वर्सेस हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें टोटल हिम्स हैं 1549 हिम्स, लेकिन ये सारे हिम्स ओरिजिनल नहीं है। इसके ओरिजिनल हिम्स 75 हैं और बाकी के जितने भी हिम्स हैं वो सारे ऋग्वेद से एज इट इज़ लिए गए हैं, कॉपी किए गए हैं। तो इसे ऋग्वेद का एक अंग भी माना जाता है, एक अभिन्न अंग माना जाता है। इसके अलावा सारे गामा जितने भी आपके 7 सुर हैं वो 7 सुर इसमें लिखे हुए हैं। सबसे पहले उनके बारे में हमें सामवेद से ही पता चलता है। जो प्रीस्ट सामवेद को गाता था उसे क्या कहा जाता था? उसको उद्गाता कहा जाता था। सामवेद के उपनिषद भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अब आप उपनिषद के नाम ध्यान रखिए। 2 उपनिषद हैं जो कि है छंदोग्य उपनिषद और जैमिनीय उपनिषद। ये छंदोग्य उपनिषद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट उपनिषद है क्योंकि छंदोग्य उपनिषद में आपको लॉर्ड कृष्ण के बारे में सबसे पहले उल्लेख मिलता है और इसमें लॉर्ड कृष्ण को क्या बताया गया है? उन्हें देवकी पुत्र बताया गया है, मतलब ये बोला गया है कि उनकी माँ का नाम है देवकी। इसके अलावा लॉर्ड कृष्ण को शिष्य बताया गया है या फिर डिसाइपल बताया गया है कवि अंगिरस का। तो जो अंगिरस सेज थे उनका डिसाइपल लॉर्ड कृष्ण को बताया गया। तो ये सारी बातें आपको छंदोग्य उपनिषद से याद रखनी है। उसके बाद हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा गया है, वैदिक लिटरेचर से ही रिलेटेड है और एक और वर्ड अब आपसे पूछा है कि यूप का मतलब क्या होता था वैदिक लिटरेचर में। यूप शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, सैक्रिफिशियल अल्टार, आयरन पिलर, यजुर्वेद या फिर विक्ट्री पिलर। अब याद रखिएगा इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, सैक्रिफिशियल अल्टर, या फिर आप उसे बोलेंगे याज्ञिक स्तंभ। एक्चुअल में यदि आप देखें तो जो वैदिक लिटरेचर है उस समय भगवान को प्रेज करने के लिए या फिर अपनी जो प्रेज है वो पहुंचाने के लिए, प्रेयर करने के लिए क्या किया जाता था? मंत्रों का उच्चारण किया जाता था, यज्ञ किए जाते थे। तो ये जो यज्ञ होते थे इन यज्ञों को सिर्फ बोल के भी किया जाता था, मतलब मंत्रों के उच्चारण के साथ भी किया जाता था और सेक्रीफाइस करके भी किया जाता था। तो काफ़ी प्रकार की बलि दी जाती थी उस समय। जो टैक्स है वो टैक्स वाली बलि की बात नहीं कर रही हूँ मैं, जो एक्चुअल में जो फिजिकल सेक्रीफाइस होता था उस सेक्रीफाइस की बात हो रही है यहाँ पर। जो उस प्रकार का जो सेक्रीफाइस होता था तो उसमें एनिमल्स का भी सेक्रीफाइस होता था और ह्यूमन का भी सेक्रीफाइस होता था। अब ये उस टाइम का एक रिचुअल था कि जिस भी पशु की बलि देनी है या फिर सेक्रीफाइस करना है उसको एक खंबे से बांधा जाता था। वो जो खंबा है उस खंबे को ही कहा जाता था यूप। तो ये बात आपको ध्यान देनी है और ये सारी बातें आपको यहाँ पर लिखी हुई दिख रही हैं कि जिस भी पशु का बलिदान देना होता था उसको किससे बांधा जाता था? यूप से। तो वो यूप क्या हो गया? सैक्रिफिशियल पिलर या फिर सैक्रिफिशियल अल्टर आप बोल सकते हैं।
काफ़ी सारे यज्ञ हमने देखे थे, पुरुषमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ। ये जो पुरुषमेध यज्ञ यहाँ पर लिखा हुआ है, तो पुरुषमेध यज्ञ 5 दिनों तक चलता था और इसमें 25 सैक्रिफाइसेस की जाते थे, तो 25 तक यूप्स बांधे जाते थे और 25 एनिमल्स भी बांधे जाते थे। कई बार ये जो पुरुषमेध यज्ञ है ये किसके द्वारा किया जाता था? ये ब्राह्मण और क्षत्रियों द्वारा ही किया जाता था। सारे फैक्ट्स आप ध्यान रखेंगे। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है वेद त्रयी का क्या मतलब है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, फिर से वैदिक लिटरेचर से ही रिलेटेड है। वेद त्रयी का क्या मतलब है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद को वेद त्रयी कहते हैं या फिर बाकी को वेद त्रयी कहते हैं। अब थोड़ा सा आप लोग रिमाइंड कीजिए कि हमने क्या पढ़ा था। सही आंसर होगा आपका इसका ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। हमने देखा कि वेद कितने थे? वेद 4 थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद सबसे आखिरी में वेद आया। यदि आप ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद की बात करें तो इन तीनों ही वेदों में डिवोशनल बातें हैं या फिर स्पिरिचुअल बातें। और जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद पूरी तरीके से वर्ल्डली मैटर्स को डील करता है। मतलब यदि किसी को कोई बीमारी हो गई है तो वो बीमारी से कैसे निजात पाए। यदि बाकी के तीनों वेदों को पढ़ के किसी ने कुछ सैक्रिफाइस, कुछ यज्ञ किए, उससे कुछ मिस्टेक हो गई तो उस मिस्टेक को कैसे सुधारे, वो किसी पर जादू टोना करना है, सॉर्सरी करना है, किसी को अपने काबू में करना है, तो ये सारी बातें कैसे की जाती हैं, ये सब कुछ किस में लिखा हुआ है? अथर्ववेद में। मतलब अथर्ववेद पूरी तरीके से किससे डील करता है? वर्ल्डली मैटर्स। इसलिए जो अथर्ववेद है उसको अलग कैटेगरी में रखा और बाकी के जो 3 वेद हैं जो भगवान के बारे में आपको बताते हैं, डिवाइन पावर के बारे में आपको बताते हैं, उन तीनों वेदों को हम वेद त्रयी कहते हैं। तो बस यही बात आप ध्यान रखेंगे। अथर्ववेद वर्ल्डली मैटर्स से डील करता है, इसीलिए उसे ब्रह्मवेद भी कहा जाता है और इसीलिए उसको पढ़ने वाले को हम क्या कहते हैं? ब्रह्मा कहते हैं। तो ये सारी बातें आप ध्यान रखेंगे वेदों से रिलेटेड। अब चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन पर, 58th क्वेश्चन। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 58 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ऐसा व्यक्ति जो इंस्पेक्ट करता था सैक्रिफिशियल रिचुअल को, उसे क्या कहा जाता था? मतलब इंस्पेक्टर जो है सैक्रिफिशियल रिचुअल्स का, उसे क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शंस हैं, अध्वर्यु, ब्रह्मा, होता और उद्गाता। अब ध्यान से देखिए, हमने देखा था होता किसको कहते थे? जो ऋग्वेद का उच्चारण करता था, ऋग्वेद के मंत्रों को कहता था, उसे होता कहा जाता था। उद्गाता जो सामवेद के बारे में बताता है, सामवेद को पढ़ता है, उसे कहा जाता था उद्गाता। अध्वर्यु किसे कहा जाता था? जो यजुर्वेद को पढ़ता था, यजुर्वेद को जो डील करता था, उसे कहते थे आप अध्वर्यु। और लास्ट में बचा आपका ब्रह्म। ब्रह्म किसे कहा जाता था? अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था, जो अथर्ववेद को पढ़ता है उसे कहा जाता था ब्रह्म कहा जाता था, उस सेज को ब्रह्म कहा जाता था। और अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ये बात डिस्कस की थी कि वर्ल्डली मैटर्स, यदि मान लीजिए यज्ञ करते करते किसी से कोई गलती हो गई और उसके जीवन पर कोई बुरा प्रभाव पड़ रहा है, तो अब उसका इलाज कहाँ लिखा होगा? उसका इलाज लिखा होगा अथर्ववेद में। तो ये जो इंस्पेक्शन कर रहा है सैक्रिफिशियल रिचुअल्स को, कि यदि उस रिचुअल्स में कोई दिक्कत आ रही है तो आप उसका उपाय ये कर लो, वो कौन करेगा? वो ब्रह्म करेगा, क्योंकि वो अथर्ववेद को पढ़ रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो एक्चुअल में यदि आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा, मतलब इसको आपने पहले एमपीपीएससी की प्रिपरेशन के दौरान किसी किताब में नहीं पढ़ा होता, लेकिन आप थोड़ा सा लॉजिक लगाते, थोड़ा सा कंसेप्ट लगाते, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो सही आंसर है अभी ब्रह्म। आप इससे रिलेटेड फिर से इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, वही इन्फॉर्मेशन आपको लिखी हुई दिख रही है कि होता किसे कहा जाता है? जो ऋग्वेद को पढ़ता है, उद्गाता सामवेद को पढ़ता है, अध्वर्यु यजुर्वेद को पढ़ता है और ब्रह्मा किसको पढ़ता है? अथर्ववेद को पढ़ता है। बस यही सारी बातें आपको ध्यान देनी है। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 59th क्वेश्चन। 59th क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि गॉड ऑफ थंडर स्टॉर्म्स या टाइफून कौन थे? कौन से भगवान थे जो थंडर स्टॉर्म और टाइफून या फिर आंधी तूफान को डेडिकेटेड थे? 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने, इंद्र, वरुण, उषा और मारुत। और इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मारुत। यदि आप ऋग्वैदिक टाइम पीरियड के रिलीजन की बात करते हैं तो ऋग्वैदिक टाइम पीरियड में जो रिलीजन था या फिर जो पीपल थे वो लोग नेचर वर्शिपर थे, मतलब वो नेचर को ही वर्शिप करते थे। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो उन्हें नेचर में देख के समझ में नहीं आ रही हैं तो वो उन चीज़ों का वर्शिप करने लगते थे। जैसे बारिश क्यों हो रही है, समझ में नहीं आ रहा तो उन्होंने बारिश के एक देवता बना दिए। आग क्यों जल रही है, समझ में नहीं आ रहा है तो अग्नि के देवता हो गए। सूर्य क्यों चमक रहा है, वो समझ में नहीं आया तो उन्होंने सूर्य देवता बना दिए। तो इस तरीके से वेरियस गॉड्स थे उस समय, काफ़ी सारे गॉड्स बनाए गए थे। तो अब ये कितने गॉड्स थे? टोटल 33 गॉड्स थे। उन्हें अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया। कैसी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है? तो आप इस कैटेगरी में यहाँ पर टेबल पे आप लोग देख सकते हैं 3 कैटेगरी। स्काई के गॉड अलग है, अर्थ के गॉड अलग है और यूनिवर्स के गॉड अलग है। तो इस तरीके से गॉड्स को डिवाइड किया गया। जैसे आप देखें यूनिवर्स के गॉड कौन कौन है? मारुत, इंद्र, रुद्र, वायु, पर्जन्य और आप।
जो मारुत हैं, ये मारुत डेडिकेटेड थे आंधी या फिर वायु के देवता इन्हें कहा जाता था। इंद्र की बात की जाए तो इन्हें बारिश के देवता कहा जाता था और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट गॉड हुआ करते थे। इनका एक और नाम था पुरंदर। इसके अलावा यदि आप की बात करें तो आप उस देवता को बोला जाता था जो इस सृष्टि का निर्माण करते हैं। ऐसे ही बाकी भी देवता थे, जैसे अग्नि बोल सकते हैं। अग्नि, इंद्र के बाद जो सेकंड नंबर पे जो इंपॉर्टेंट देवता आते थे उनका नाम था अग्नि। इंद्र को 250 वर्सेस डेडिकेटेड है और वहीं जब आप अग्नि की बात करते हैं तो अग्नि को 200 वर्सेस डेडिकेटेड है। पृथ्वी, सोम, बृहस्पति, सरस्वती, अरण्यानी, ये सब कौन से देवता हो गए? ये सब हो गए अर्थ के देवता। देवियाँ भी हुआ करती थी, गॉडेस भी हुआ करती थी। तो जैसे आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है सरस्वती और अरण्यानी, ये सरस्वती और अरण्यानी एक्चुअल में कौन है? गॉडेस हैं। इसके अलावा यदि आप स्काई की बात करें तो स्काई के देवता में आ जाएंगे सूर्य, वरुण, सविता, उषा, अदिति, विष्णु, मित्र, पूषण, ध्यो और अश्विन। ये सब किसके देवता हैं? ये स्काई के देवता है। अब यहाँ पर आप ध्यान दें तो वरुण जो है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, वरुण को क्या बोला जाता था? ऋतस्य गोपा, मतलब जो मोरल ड्यूटीज़ या फिर एथिकल वैल्यूज़ को देखते हैं कि दुनिया में एथिकल वैल्यूज़ निभाई जा रही हैं या नहीं निभाई जा रही हैं, उन्हें क्या नाम दिया गया? उन्हें वरुण नाम दिया गया। ऐसे ही सूर्य हैं, सविता है, सविता, उषा, अदिति, ये सब कौन है? ये हैं गॉडेसेस। तो यही ध्यान रखिए कि 33 गॉड्स थे और आपको पता होना चाहिए कि कौन से गॉड किस काम से डेडिकेटेड है, किस काम को डेडिकेटेड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन वैदिक लिटरेचर से रिलेटेड है। वैदिक लिटरेचर ना आप कहें तो आप वैदिक टाइम पीरियड से रिलेटेड इस क्वेश्चन को मान सकते हो। और अब आपसे पूछा गया क्वेश्चन में कि सेज याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच में जो संवाद है, जो डायलॉग है, वो कौन से उपनिषद या कौन सी वैदिक टेक्स्ट में आपको मिलता है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, सामवेद, शतपथ ब्राह्मण, बृहदारण्यक उपनिषद और प्रश्नोपनिषद। ये 4 ऑप्शन है आपके सामने और इसका सही आंसर हो जाएगा बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच में संवाद है। अब याज्ञवल्क्य कौन थे? तो याज्ञवल्क्य एक ऋषि थे, बाद में जाके इन्होंने याज्ञवल्क्य स्मृति भी लिखी थी। स्मृति क्या होती है? जो लॉ टेक्स्ट है उनको बोला जाता है। और गार्गी कौन है? ऋग्वैदिक पीरियड में विदुषी महिलाएं भी होती थी, मतलब स्त्रियों को भी अधिकार था कि वो लोग एजुकेशन ले सकती हैं, विमेन के पास भी ये पावर था। बहुत अच्छी कंडीशन थी ऋग्वैदिक पीरियड में देखी जाए तो विमेन की। लेकिन ऋग्वैदिक पीरियड जैसे जैसे ख़त्म होता जा रहा था वैसे वैसे जो वुमेन है उनकी कंडीशन ख़राब होती जा रही थी, क्योंकि सोसाइटी कैसी होती जा रही थी? पैट्रियार्कियल सोसाइटी होती जा रही थी। और ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि जो मेन ऑक्यूपेशन है वो मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर हो रहा था और एग्रीकल्चर करने में बहुत ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है। आपको हल चलाना है, आपको खेत को जोतना है, तो इसमें फिजिकल स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। और फिजिकल स्ट्रेंथ किस में ज़्यादा मानी जाती है? कि वो मैन में ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ होती है। तो मैन जो है वो पूरा फाइनेंशियल सिस्टम अपने कंधों पर उठाए हुए हैं, तो विमेन की जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा डिटीरियोरेट होती जा रही है। और ये कंडीशन डिटीरियोरेट आपको इस डायलॉग से भी समझ में आता है। आपको पहली बात तो ध्यान रखना है कि ये जो डायलॉग है, ये डायलॉग आपको कहाँ मिलता है? बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। और ये जो फेमस डायलॉग है ये हुआ कहाँ था? राजा जनक का नाम आप सभी ने सुना है, तो रामायण के एक बहुत ही फेमस पात्र हैं जो कि हैं राजा जनक। राजा जनक के कोर्ट में बहस हो रही होती है, डिबेट हो रही होती है। तो उस डिबेट में याज्ञवल्क्य और गार्गी जो कि एक विदुषी हैं, उन दोनों के बीच में डिबेट हो रही होती है। अब याज्ञवल्क्य अपने आप को हारता हुआ महसूस करते हैं। जब वो हार रहे होते हैं तो वो अनाप शनाप कहना शुरू हो जाते हैं गार्गी को, ताकि गार्गी चुप हो जाए और गार्गी का जो नॉलेज है वो सबको पता ना चले। तो याज्ञवल्क्य यहाँ तक बोल देते हैं कि तुम चुप हो जाओ अन्यथा तुम्हारा सर तोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ से आप ये बात समझ सकते हैं कि औरतों की जो कंडीशन है, विमेन की जो कंडीशन है, वो कंडीशन डिटीरियोरेट होना स्टार्ट हो गई है। कब? जब ऋग्वैदिक पीरियड खत्म होना शुरू हुआ था तब। और लेटर वैदिक पीरियड में वो कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हुई और बाद में आके आप देखते हैं कि और ज़्यादा बुरी से बुरी होती गई कंडीशन। कभी भी आपसे पूछा जाए कि याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच में संवाद आपको कहाँ मिलता है, तो आपको नाम ध्यान रखना है बृहदारण्यक उपनिषद। इसके अलावा छंदोग्य उपनिषद के बारे में देखा था। छंदोग्य उपनिषद के बारे में क्या देखा था हमने कि क्यों इंपॉर्टेंट है वो? क्योंकि उसमें लॉर्ड कृष्ण के बारे में बताया गया। ये सारी बातें आप ध्यान रखेंगे उपनिषद से। चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है रेवा कौन सी नदी का नाम था? रेवा नर्मदा नदी का नाम था। पूछा गया कि कौन से टेक्स्ट में इसे रेवा कहा गया है, नर्मदा को रेवा कहा गया या इसके बारे में उल्लेख है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, अथर्ववेद, ऐत्रेय ब्राह्मण, सामवेद और शतपथ ब्राह्मण। और नर्मदा नदी को रेवा नाम से पुकारा गया है
सही आंसर होगा आपका शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में इससे रिलेटेड आप कुछ और इन्फॉर्मेशन यदि देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। शतपथ ब्राह्मण जो है, यदि उसका सोल देखा जाए कि वो किस लिए डेडिकेटेड है शतपथ ब्राह्मण, तो पूरी तरीके से डेडिकेटेड था कि राजा अपना एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाते हैं। तो इसमें पूरा बताया गया है कि राजा जो हैं तो राजा रत्नी को रखते थे। रत्नी कौन होते थे? जो उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स आप बोल सकते हैं। तो जो मिनिस्टर्स हुआ करते थे उन्हें रत्नी कहा जाता था, जो राजा को एडवाइस करते थे। इन्हें रत्नी क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये कान में एक जेम पहनते थे। तो टोटल कितने रत्नी हुआ करते थे? तो 12 टाइप के रत्नी हुआ करते थे और ये हाईएस्ट ऑफिशियल हुआ करते थे। हमने सब कुछ देखा है ये, तो आप प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर एक बार देखिएगा। रत्नी हाईएस्ट ऑफिशियल हुआ करते थे और रत्नी कौन बन पाते थे? केवल जो हाई क्लास सोसाइटी है सिर्फ वो लोग या फिर नोबल लोग ही रत्नी बन पाते थे। ये सारी बातें आपको कहाँ मिलती हैं? शतपथ ब्राह्मण में। इसके अलावा इसमें राजसूय यज्ञ के बारे में लिखा हुआ है। राजसूय यज्ञ जब राजा बनने की शपथ लेते हैं उस यज्ञ को बोला जाता है राजसूय यज्ञ। और उस राजसूय यज्ञ में कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं? तो जो 12 रत्नी है वो 12 रत्नी पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये सारी बातें हम ध्यान देंगे। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ऐसा कौन सा वेद या फिर ऐसी कौन सी टेक्स्ट है जिसमें कहा गया है कि जितने भी रिचुअल्स होते हैं या फिर जितने भी यज्ञ होते हैं ये एक ब्रोकन बोट के समान है और ये लाइफ को पार नहीं करा सकते, मतलब जीवन रूपी भवसागर को पार नहीं करा सकते जो यज्ञ हैं वो। 4 ऑप्शन है आपके सामने, मांडुक्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद और मुंडकोपनिषद। आप सभी जानते हैं कि लेटर वैदिक पीरियड की यदि बात की जाए तो लेटर वैदिक पीरियड में रिचुअल्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके थे, इतने ज़्यादा बढ़ चुके थे कि एनिमल सैक्रिफाइस बहुत ज़्यादा होने लगा था। तो शायद उसी कॉन्टेक्स्ट में ये बात कही गई एक उपनिषद में कि ये जो यज्ञ है ये यज्ञ आपको जीवन रूपी भवसागर से पार नहीं करा सकते, आपको सैल्वेशन या फिर मोक्ष प्राप्त नहीं करा सकते। और ये किस उपनिषद में कहा गया? ये कहा गया मुंडकोपनिषद में। मुंडकोपनिषद बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। और इसकी एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि सत्यमेव जयते जो लाइन है, जो हमारी इंडिया में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, जो काफ़ी सारे आपको नेशनल हमारी जो कैपिटल्स है या फिर नेशनल एम्ब्लेम है उसमें लिखे हुए मिलते हैं, सत्यमेव जयते। तो ये सत्यमेव जयते कहाँ से हमने लिया है? ये हमने लिया है मुंडकोपनिषद से। ये सारी इंपॉर्टेंट बातें आप ध्यान रखेंगे। क्या क्या ध्यान रखना है? ये लाइन को ध्यान रखेंगे। आपकी जो ब्रोकन बोट्स वाली बात है कि यज्ञ किसके इक्विवेलेंट है? ब्रोकन बोट्स के इक्विवेलेंट है, ये भी कहा गया मुंडकोपनिषद में। इसके अलावा सत्यमेव जयते भी आपको मिला है मुंडकोपनिषद से। बस इसके अलावा आपको कुछ ध्यान नहीं रखना है। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। चलेंगे हम 63 क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया सभा और समिति की बात की गई है और बोला जा रहा है कि सभा और समिति को किनकी ट्विन डॉटर्स बताया गया था, कौन से देवता की ट्विन डॉटर्स के रूप में बताया गया। 4 ऑप्शंस हैं, इंद्र, रुद्र, अग्नि और प्रजापति। और सही आंसर है इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रजापति। तो ध्यान रखना है प्रजापति की 2 पुत्रियां मानी गई हैं सभा और समिति को। और ये जो सभा और समिति हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काउंसिल्स बताई गई लेटर वैदिक पीरियड में। लेटर वैदिक पीरियड में जब हम देखते हैं कि राजा की पावर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और बहुत बड़ी बड़ी टेरिटरी को वो रूल करने लगे। जब इतनी बड़ी टेरिटरी को उनको रूल करना है तो उन्हें एडवाइस की ज़रूरत है, काफ़ी सारे उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत है। तो उन्होंने काफ़ी सारे रत्नी रखे, काफ़ी सारे मिनिस्टर्स रखे और अपने पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डिवाइड किया। अब इन्हीं डिपार्टमेंट्स में से 2 डिपार्टमेंट्स होते हैं जो कि हैं सभा और समिति। अब सभा और समिति यदि प्रेजेंट डे से देखा जाए तो ये जो सभा है ये सभा किसके इक्विवेलेंट आप मान सकते हैं? ये सभा जो आजकल राज्यसभा होती है उस राज्यसभा के इक्विवेलेंट आप मान सकते हैं। और ये जो सभा है इस सभा में कौन कौन हुआ करते थे? केवल नोबल लोग हुआ करते थे। इसमें आपको आम लोग नहीं मिलेंगे, सिर्फ नोबल लोग मिलेंगे जो काफ़ी विद्वान हुआ करते हैं, जो ब्राह्मण हुआ करते हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट करते थे। इसके बारे में कितनी बार जिक्र आया ऋग्वेद में? तो इसके बारे में 8 बार जिक्र आया है। और जो विमेन है, महिलाएं जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सभा और समिति में से ऐसी कौन सी काउंसिल है जिसमें विमेन पार्टिसिपेट कर सकती हैं? तो आपको ध्यान रखना है कि विमेन पार्टिसिपेट सभा में कर सकती हैं। इसके बाद यदि समिति की बात की जाए तो समिति का जिक्र ऋग्वेद में 9 बार आया है। तो आप इस बात से भी जान सकते हैं कि जो समिति है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभा से। और ये जो समिति है ये समिति इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें जनरल लोग हुआ करते थे, जिसे आप जनरल असेंबली कह सकते हैं। प्रेजेंट डे लोकसभा से आप इसको इक्विवेलेंट मान सकते हैं। तो लोकसभा जैसी कौन सी थी? समिति। और राज्यसभा जैसी कौन थी? सभा। अब ये जो समिति है
इस समिति में आपको जनरल लोग मिलेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी राजा का चुनाव करने में। तो राजा को चुनना है, उसमें ये समिति बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी, इसीलिए इसका इंपॉर्टेंस सभा से ज़्यादा है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको सभा और समिति से ध्यान रखना है। धीरे धीरे करके हम देखते हैं कि लेटर वैदिक पीरियड में जब राजा की पावर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती तो सभा और समिति की पावर्स डिक्रीज़ होने लगती, क्योंकि राजा फिर घमंडी होते जाते हैं, अहंकार आता जाता है, तो वो ये नहीं चाहते कि उन्हें कोई और गाइड करे। तो सभा और समिति की पावर कम हो जाती है और राजा की पावर इंक्रीज होने लगती है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि 9th मंडल, ऋग्वेद के 9th मंडल में कौन से देवता के बारे में बताया गया, कौन से गॉड के बारे में डेडिकेट किया गया जो 9th मंडल है वो। 4 ऑप्शन है आपके सामने, अग्नि, इंद्र, रुद्र और सोम। और इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सोम। तो याद रखिएगा कि ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वो किसको डेडिकेटेड है, वो सोम को डेडिकेटेड है। आगे इसके बारे में आप और इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। ऑल द सूक्तास ऑफ द 9th मंडल इज डेडिकेटेड टू सोम। तो 9th मंडल में जितने भी सूक्त हैं वो किसको डेडिकेटेड है, सोम। सोम जो है वो आर्यंस का एक फेवरेट ड्रिंक हुआ करता था, जो कहाँ पर मिलता था, हिमालय के मूजवंत पीक पर मिलता था। मूजवंत पीक वेस्टर्न हिमालय से आपको एक सोम ड्रिंक मिलता था। बाद में जाके ये जो सोम ड्रिंक है इसको किसके इक्विवेलेंट मान लिया गया, एक देवता के इक्विवेलेंट मान लिया गया, एक डीटी के इक्विवेलेंट मान लिया गया। और ये कौन से गॉड थे, गॉड ऑफ वेजिटेशन थे ये आर्यंस के। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी कि इनिशियली जो सोम है, सोम रस आपने सुना होगा, सोम एक फेवरेट ड्रिंक हुआ करती थी आर्यंस की, जो कहाँ मिलती थी, वेस्टर्न हिमालय के मूजवंत पीक पर। और बाद में जाके इन्हें एक गॉड के इक्विवेलेंट मान लिया गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 65th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में वैदिक लिटरेचर से ही रिलेटेड है और बोला गया है कि ट्री डेप्ट मतलब त्रिऋण जो होता है, तो त्रिऋण में कौन सा शामिल नहीं है। क्या क्या शामिल था पहले तो ये पता होना चाहिए, तभी पता होगा कौन सा शामिल नहीं है। 4 ऑप्शंस हैं, सन या फिर पुत्र ऋण, एंसेस्टर, पितृ ऋण, सेज, ऋषि ऋण और लॉर्ड देव ऋण। देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सन या फिर पुत्र ऋण। अब देखिए एक बात ध्यान रखिए, जो आपका वैदिक पीरियड है उस वैदिक पीरियड में हमने आश्रम सिस्टम पढ़े थे। क्या आश्रम सिस्टम हुआ करते थे, कौन कौन से आश्रम हुआ करते थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये 4 आपके आश्रम हुआ करते थे। अब बोला जाता है कि किसी भी व्यक्ति ने जब इस दुनिया में जन्म लिया है, इस वर्ल्ड में बर्थ लिया है किसी भी व्यक्ति ने, तो वो जो व्यक्ति है उस पर 3 प्रकार के ऋण हुए हैं। सबसे जो पहला ऋण है वो पहला ऋण होता है सेज, मतलब सेज का जो डेप्ट है वो वाला, ऋषि ऋण आप जिसे कहते हैं। और वो उस ऋषि ऋण को कैसे चुका सकता है, ब्रह्मचर्य के दौरान आश्रम में एजुकेशन लेकर। तो आपने एजुकेशन ले लिया तो आप ऋषि ऋण जो है उससे आप मुक्त हो सकते हैं। उसके बाद आता है पिता का जो ऋण है, मतलब एंसेस्ट्रल ऋण, माता पिता का जो आपके ऊपर ऋण है, जो कर्ज है वो वाला कर्ज आता है। अब उससे आप कैसे मुक्ति पा सकते हैं, आप गृहस्थ जीवन में प्रवेश करके, मतलब किसी से विवाह करके खुद पिता बन के उस ऋण से मुक्त हो सकते हैं। और जो तीसरा ऋण है वो तीसरा ऋण गॉड से रिलेटेड है, मतलब लॉर्ड डेप्ट आप बोल सकते हैं। तो इस जीवन में आपको इस धरती पर भेजा, उसके बाद आपका जो जीवन चल रहा है, आपकी जो सांसें हैं, ये सांसें चल रही हैं, आपको इतनी सारी गिफ्ट्स मिल रहे हैं, वो किससे मिले हैं, वो लॉर्ड से मिले, तो उनका भी आपके ऊपर कर्ज है। अब आप उससे कैसे मुक्त हो सकते हैं, तो आर्यंस ने ये बात बोली, ऋग्वेद में ये बात बोली गई कि आप उनसे मुक्त हो सकते हैं यज्ञ करके, डिवोशन करके, प्रेस करके, तो वेरियस मंत्रों का उच्चारण पढ़ के, वेदों का उच्चारण करके, और इसके अलावा काफ़ी सारे रिचुअल्स करके या फिर यज्ञ करके आप वो जो ऋण है, भगवान का जो ऋण है, उससे भी मुक्त हो सकते हैं। तो बेटे का जो ऋण है उसके बारे में कहीं से कहीं तक नहीं बोला गया। तो आप ध्यान रखिएगा कि 3 ऋण कौन कौन से। सबसे पहला ऋण आप कैसे चुकाते हैं, जब आप ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करते हैं, एजुकेशन लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप सेज का जो ऋण है, सेज का जो डेप्ट है उसको चुका सकते हैं, ऋषि ऋण को चुका सकते हैं। उसके बाद गृहस्थ जीवन में प्रवेश करके आप पितृ ऋण को चुका सकते हैं, मतलब एंसेस्ट्रल डेप्ट को चुका सकते हैं। और उसके बाद लास्ट में आता है लॉर्ड डेप्ट या फिर गॉड डेप्ट, और उसको आप कैसे चुका सकते हैं, जो भगवान का ऋण है उसको आप रिचुअल्स या फिर यज्ञ करके चुका सकते हैं। तो ये सारी बातें आप ध्यान देंगे। अब चलते हैं 66 क्वेश्चन पर। जो 66 क्वेश्चन है उसमें पूछा गया कि सेकेंड मोस्ट प्रोमिनेंट डीटी इन द वैदिक पीरियड आफ्टर इंद्र, इंद्र के बाद जो सेकेंड इंपॉर्टेंट डीटी थे, प्रोमिनेंट डीटी थे, वो कौन थे। और इस क्वेश्चन का आंसर मैं पहले ही आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो इंद्र हैं, इंद्र को ऋग्वेद में 250 टाइम्स जिक्र किया गया है। और वहीं जब आप अग्नि की बात करते हैं
तो अग्नि का जिक्र कितनी बार आया है? 200 टाइम्स आया है, 200 वर्सेस हैं अग्नि के लिए। तो सेकंड इंपॉर्टेंट गॉड कौन से हो जाएंगे आपके? अग्नि। और जो अग्नि है वो अग्नि इतना इंपॉर्टेंट क्यों था? क्योंकि अग्नि को इस वर्ल्ड और जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है मतलब कॉस्मिक वर्ल्ड जो है, टेरेस्ट्रियल वर्ल्ड हमारा अर्थ पे जो हम रह रहे हैं, और टेरेस्ट्रियल वर्ल्ड कौन सा हो गया? कॉस्मिक वर्ल्ड सॉरी कौन सा हो गया? जहाँ पर भगवान है, देवी देवता है, वो वाला वर्ल्ड। अब इन दोनों दुनिया के बीच में इंटरमीडियरी जो यहाँ का जो डिवोशन है, उस डिवोशन को भगवान तक पहुँचाता है, वो कौन पहुँचाता है? अग्नि। ये बात मानी जाती थी। तो इसलिए अग्नि सबसे ज़्यादा सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वहाँ पर माने गए। ऐसा भी कहा जाता था कि जब यज्ञ किए जाते हैं तो यज्ञ में आहुतियाँ दी जाती हैं, और आहुतियाँ देने पर यज्ञ में से जो धुआं निकलता है, तो वो जो धुआं है वो आपकी आहुतियों को किस तक पहुँचाता है? देवताओं तक पहुँचाता है। तो इस तरीके से ये जो अग्नि है ये इंटरमीडियरी हो गया टेरेस्ट्रियल वर्ल्ड और कॉस्मिक वर्ल्ड के बीच में। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। 67th क्वेश्चन। 67 क्वेश्चन में पूछा गया है ट्रिनिटी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर टू बी इंक्लूडेड इन द ट्रिनिटी, मतलब त्रिवर्ग में किसे नहीं रखा है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, 4 ऑप्शन है आपके सामने, और इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोक्ष। अब देखिए ये है क्या एक्चुअल में? धर्म, अर्थ और काम हमने देखे इतने सारे हमारे लिटरेचर हुए, ऋग्वैदिक लिटरेचर हुए या फिर आप बोलें अर्ली वैदिक लिटरेचर, उसके बाद आपने देखा कि लेटर वैदिक लिटरेचर, मतलब इतने सारे ग्रंथ लिखे गए। अब ये ग्रंथ लिखने का के पीछे का जो प्रिंसिपल है या फिर जो फिलॉसफी है या जो एम है, वो एम क्या था? वो एम था कि जो जीवन है, कोई भी व्यक्ति है तो वो उसका व्यक्ति का जीवन कैसा चलना चाहिए, उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये सारे एम्स उसमें बताए गए। अब देखें तो धर्म जो है वो धर्म क्या है? धर्म एक्चुअल में होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस सोशल लाइफ जीने के। मतलब आप सोशल लाइफ जी रहे हैं तो आपके फ़र्ज़ क्या हो जाते हैं आपके मित्रों के लिए, मतलब आपके फ्रेंड्स जो हैं, आपकी फैमिली जो है, उनके लिए आपकी ड्यूटीज़ कौन सी हो जाती हैं। तो ये सब सारी चीज़ें आती है धर्म में। उसके बाद आता है अर्थ। तो अर्थ में आता है कि आप अपने फाइनेंशियल ड्यूटीज़ को पूरा कर रहे हैं, मतलब फाइनेंस को आप स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस फाइनेंस को स्टेबल करने के लिए आपको कोई अनएथिकल या फिर मोरल वैल्यूज से हट के कोई काम नहीं करना है, कोई आपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहीं होना है, और आपको अपने अर्थ को और इस धर्म को बैलेंस बनाना है। तो जो फाइनेंशियल रूल्स हो जाते हैं या फिर जो फाइनेंशियल ड्यूटीज़ हो जाती हैं वो किस में आ जाती हैं? अर्थ में आ जाती हैं। और जो तीसरा है वो है काम, और ये जो काम है, इस काम का मतलब होता है डिज़ायर्स। तो ये डिज़ायर्स, अब जब आपके पास पैसा आ रहा है, मान लीजिए बहुत अथाह पैसा आ गया, तो आपकी डिज़ायर्स भी काफ़ी सारी हो रही हैं। अब वो जो डिज़ायर्स हैं वो आपको जो आपका एम है या फिर जो आपकी मोरल वैल्यूज़ हैं उससे अलग हटा सकती हैं। तो आपको अपने डिज़ायर्स को कैसे कंट्रोल में रखना है मोक्ष को प्राप्त करने के लिए। तो ये जो डिज़ायर्स को कंट्रोल रखेंगे वो आप कहाँ रखेंगे? इसी दुनिया में कंट्रोल करके रखेंगे। तो ये जो डिज़ायर्स हैं वो आती हैं काम में। तो ये एक्चुअल में बोला गया कि ये जीवन से रिलेटेड, मतलब हमारी जो एक्चुअल में लाइफ है उससे रिलेटेड ये 3 चीज़ें हैं, इसीलिए इसे त्रिवर्ग बोला गया। क्या बोला गया? ट्रिनिटी बोला गया। या फिर और लास्ट में ये जो आया मोक्ष, ये मोक्ष इन सब को कंट्रोल करके और लास्ट में ये मोक्ष पाया जाता है। तो मोक्ष जो है वो इस लाइफ से रिलेटेड नहीं है, वो ऊपर दूसरी वाली लाइफ से रिलेटेड है, डेथ के बाद वाली लाइफ से रिलेटेड है। तो मोक्ष इसलिए अलग कैटेगरी में रखा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप चाहें तो यहाँ से आप लोग डिटेल भी पढ़ सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 68 क्वेश्चन, व्हाट वाज द मोस्ट कॉमन क्राइम इन द ऋग्वैदिक पीरियड। ऐसा कौन सा क्राइम था, ऐसा कौन सा अपराध था जो काफ़ी कॉमन था ऋग्वैदिक पीरियड में और बहुत सारे लोग करते थे, बहुत कॉमनली करते थे। 4 ऑप्शन है, किडनैपिंग, स्टीलिंग ऑफ एनिमल्स, रॉबरी और मर्डर। अब देखिए किडनैपिंग क्यों की जाती है? किडनैपिंग की जाती है पैसा लेने के लिए, कि आपने किसी बहुत अमीर व्यक्ति के बेटे को बेटी को किडनैप कर लिया और आप उससे क्या करें? पैसा ले रहे हैं। ऋग्वैदिक टाइम पीरियड को यदि आप देखें तो वहाँ पर पैसा होता था क्या? मनी होती थी क्या? वेल्थ होती थी? कॉइन्स होते थे? नहीं होते थे। तो किडनैपिंग तो हो ही नहीं सकता। वेल्थ है, सिस्टम ऑफ एक्सचेंज है, ये सब कुछ कौन होती थी? काऊ होती थी। काऊ के लिए वॉर्स भी हुआ करते थे। तो ये राजा जो है वो राजा जब दूसरे राजा पर आक्रमण कर रहे हैं तो क्या कोशिश करते थे कि उनके एरिया में जितनी भी गाय हैं उन गायों को अपने कब्जे में कर लें ताकि हमारी वेल्थ बढ़ जाए। तो वेल्थ इक्विवेलेंट किसके? गाय के इक्विवेलेंट है। सबसे ज़्यादा जो क्राइम हुआ करता होगा वो किसके लिए हुआ करता होगा? काऊ के लिए हुआ करता होगा। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। और अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये आंसर भी बताया था कि 2 प्रकार के मर्चेंट्स हुआ करते थे। एक मर्चेंट कौन थे? एक मर्चेंट थे पणी और दूसरे थे व्रबु।
तो जो बहुत सिस्टमैटिक और मोरल वैल्यूज़ के साथ व्यापार करते उन्हें वृभु कहा जाता था, जो बहुत दयालु प्रवृत्ति के होते थे। और पणी कौन होते थे? जो बहुत चतुर होते थे और जो गायों को कब्जे में करके और अपने व्यापार को बढ़ाने की कोशिश करते थे, वेल्थ को बढ़ाने की कोशिश करते थे, वो होते थे पणी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 69th क्वेश्चन। Which were the female women या women of the Vedic period who were considered as the authors of Vedic mantras? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि ऋग्वैदिक पीरियड में काफ़ी विदुषी महिलाएं होती थी, क्योंकि जो विमेन है उनकी पोजीशन बहुत अच्छी थी और उन्हें राइट टू एजुकेशन था। बस एक ही राइट नहीं था विमेन को ऋग्वैदिक पीरियड में, वो था राइट टू प्रॉपर्टी। मतलब विमेन जो है वो प्रॉपर्टी नहीं रख सकती, बाकी सारे राइट्स थे उनको। अपनी मर्जी से वो विवाह भी कर सकती हैं, अपनी मर्जी से वो एजुकेशन भी ले सकती हैं, सब कुछ कर सकती हैं। अब पूछा जा रहा है कौन सी विदुषी महिलाएं थीं। 4 ऑप्शन हैं आपके सामने, विश्वरा, घोषा, अपाला और ऑल ऑफ दी अबव। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। ऑल ऑफ दी अबव इसका सही आंसर होगा। इसके डिटेल्स आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पर सारी विदुषी स्त्रियाँ जो थी उनके बारे में बात है। किन किन के बारे में बात की गई है? घोषा, विश्वरा, सिक्ता, निर्वरी और अपाला, निवावरी और अपाला। तो ये 5 नाम आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से? अपाला, घोषा, विश्वरा, सिक्ता और निवावरी। तो कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि ऋग्वैदिक टाइम पीरियड की जो विदुषियाँ थी वो कौन थी, तो ये 5 नाम आपको पता होना चाहिए। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब वैदिक पीरियड की पॉलिटिकल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन है और अब आपसे पूछा जा रहा है व्हाट काइंड ऑफ गवर्नेंस वाज कॉमनली इन प्रिवलेंस इन द वैदिक पीरियड पॉलिटिकल लाइफ। कैसा गवर्नमेंट सिस्टम हुआ करता था? 4 ऑप्शंस है, ओलिगार्की, मोनार्की, रिपब्लिक या फिर नन ऑफ दीज। और अभी हमने आपको बताया था कि उस समय राजा हुआ करते थे। राजा जहाँ भी होते हैं वो वाला सिस्टम कौन सा होता है? वो होता है मोनार्कियल सिस्टम। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ट्राइबल कम्युनिटी थी उस समय, मतलब जो सोशल लाइफ आप बोलेंगे तो वो कैसे थे? ट्राइब्स के फॉर्म में रहा करते थे। लेकिन ट्राइब्स में भी वो किसको चुन लेते थे? राजा चुन लेते थे। और फिर सारे जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं वो कौन लेता था? राजा लेता था। तो आपकी कौन सी किस टाइप की सोसाइटी थी? वो मोनार्कियल सोसाइटी थी। आप इसके बारे में यहाँ से पढ़ भी सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। क्या लिखा है देखिए, सब फर्स्ट पॉइंट में देखिएगा, ऋग्वैदिक पॉलिटिकल सिस्टम वॉज ट्राइबल इन नेचर इन विच द किंग वॉज इलेक्टेड बाय ट्राइबल इंस्टीट्यूशन सच एज सभाज एंड समितिज। जो सभा और समिति के बारे में हमने बात की थी, तो सभा और समिति क्या करते थे? जो किंग है उनका इलेक्शन करते थे। जो किंग है उसको क्या कहा जाता था? अच्छा, किंग वेरियस ट्राइब्स हुआ करते थे और जो ट्राइब्स का चीफ हुआ करता था उसे क्या कहा जाता था? गोपा कहा जाता था। गोपा वॉज वर्चुअली द किंग ऑफ दैट क्लैन। मतलब एक ट्राइब है, एक ट्राइबल यूनिट है, उसका जो चीफ है वो है गोपा, और वो जो गोपा है वो गोपा ही कौन है? वो ही है किंग। ये सारी बातें बस आपको ध्यान रखना है। मोनार्कियल सिस्टम आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। चलते हैं आप अगले क्वेश्चन पर। निष्क का मतलब क्या है? अब आपसे पूछा गया है निष्क का मतलब क्या है। वैदिक पीरियड को यदि देखा जाए तो उस समय ज्वेलरी बहुत ज़्यादा प्रिविलेंट थी। लोगों को ज्वेलरी पहनना बहुत पसंद थी। आप मेल्स को देखें या फिर फीमेल्स को देखें, सब ज्वेलरी पहना करते। तो अब पूछा गया निष्क क्या है। 4 ऑप्शन हैं आपके सामने, आइडल, मोनार्की, मीडियम ऑफ ट्रेड एक्सचेंज या फिर क्लोथिंग। और इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मीडियम ऑफ ट्रेड एक्सचेंज। अभी हमने देखा कि गाय जो है, गाय को ट्रेड एक्सचेंज का वो वेल्थ भी माना जाता था, प्रॉपर्टी भी माना जाता था। मीडियम ऑफ ट्रेड एक्सचेंज में एक इंपॉर्टेंट नाम आता है जो कि है निष्क। निष्क के अलावा निष्क को और किस नाम से जाना जा सकता था, तो वो आप यहाँ से पढ़ भी सकते हैं और मैं आपको लिख के भी बताती हूँ कि निष्क 2 चीज़ों को बोला जाता था। या तो आप बोलें पाइल ऑफ गोल्ड, मतलब सोने का जो ढेर है, भंडार है, एक तो इसको भी निष्क बोला जाता था। इसके अलावा निष्क बोला जाता था गोल्ड नेकलेस को भी। गले में पहनने वाला एक सोने का हार, उसे भी कहा जाता था निष्क। ये जो सोने का हार है, सोने के हार के लिए एक और वर्ड यूज़ हुआ है ऋग्वैदिक लिटरेचर में जो है रुक्म। तो रुक्म भी बोला जाता था जो गले में हार पहना जाता था सोने का। तो निष्क यदि आपको एग्जाम में पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है कि पाइल ऑफ गोल्ड को बोला जाता था या फिर गोल्डन नेकलेस को। और ये एक सिस्टम ऑफ एक्सचेंज भी हुआ करता था। हाँ, अब एक बात और यहाँ पर ध्यान देनी है, जो ऋग्वैदिक पीरियड है उस समय कॉइन्स जो हैं वो प्रचलन में नहीं थे। कॉइन्स सबसे पहले कब आए? तो कॉइन्स सबसे पहले आए 5th से 6th सेंचुरी BC के अराउंड। जो कौन से कॉइन्स थे? जो थे पंच मार्क्ड कॉइन्स। तो ऋग्वैदिक टाइम पीरियड पर कॉइन्स नहीं है अभी। सिस्टम ऑफ एक्सचेंज क्या है? आपको नाम ध्यान रखना है निष्क। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वैदिक पीरियड की लाइफ से ही रिलेटेड है और अब आपसे ये पूछा गया है कि जो लेटर वैदिक पीरियड है उसका मेन स्टे ऑफ इकोनॉमी क्या हुआ करता था, मतलब इकोनॉमी का आर्थिक व्यवस्था का मुख्य आधार क्या हुआ करता था, आपको ये बताना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, ट्रेड, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर और हंटिंग। आप सभी जानते हैं, एक बात बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पर लेटर वैदिक पीरियड के मुख्य आधार की बात हो रही है। यदि ऋग्वैदिक पीरियड की बात करें तो ऋग्वैदिक पीरियड का टाइम पीरियड कहाँ से कहाँ तक था, 1500 BC से 1000 BC तक। उसके बाद 1000 BC से जब आप 600 BC की बात करते हैं तो 600 BC कौन सा टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड है आपका लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है, अब मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ मैं कि आयरन जो है, आयरन की डिस्कवरी कब हुई थी, तो आयरन की डिस्कवरी हुई थी 1050 BC में। उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा एटा डिस्ट्रिक्ट में जो आता है वहाँ से आयरन की डिस्कवरी हुई। अब देखिए, जब कॉपर की डिस्कवरी हुई थी तो एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया था। ब्रॉन्ज़ की डिस्कवरी हुई तो ब्रॉन्ज़ की डिस्कवरी के साथ आपने देखा कि बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट होता है, किसमें, एग्रीकल्चर में और ज़्यादा एडवांसमेंट होता है। आयरन जो है, आयरन तो काफ़ी ज़्यादा ठोस मटेरियल है। अब इतने ज़्यादा ठोस मेटल की जब डिस्कवरी हो चुकी है तो आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं कि एग्रीकल्चर कितनी तेज़ी से बढ़ना स्टार्ट हुआ होगा। तो एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा रैपिडली बढ़ना स्टार्ट होता है और एग्रीकल्चर बढ़ता है तभी तो राजाओं के पास बहुत ज़्यादा वेल्थ आती है। कैसे? क्योंकि जब सरप्लस अमाउंट में एग्रीकल्चर है, जितना आप खा सकते हैं, आपकी फैमिली खा सकती है, उससे ज़्यादा अमाउंट में आपके पास एग्रीकल्चर हो रहा है, तो आप उस ग्रेन का क्या करेंगे, आप उसे बेचेंगे। आप उसे बेचेंगे तो आपके पास धन आएगा, वेल्थ आएगी, मतलब आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन बढ़ेगी। और फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं, मान लीजिए 5 मेंबर्स हैं एक फैमिली में, तो 5 मेंबर्स फिर सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं करेंगे। जब उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो रही है तो कुछ मेंबर्स एग्रीकल्चर करेंगे और कुछ मेंबर्स दूसरा ऑक्यूपेशन करने की कोशिश करेंगे, वो एजुकेशन पर भी ध्यान देंगे। तो इस तरीके से जो लेटर वैदिक पीरियड है उसमें क्या हो रहा है, प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही है और जो इकोनॉमी है वो बेहतर हो रही है ऋग्वैदिक पीरियड से। ये सब कुछ किसकी वजह से हो रहा है, एग्रीकल्चर। तो अब आप मुझे बताओ कि मेन स्टे कौन सा हुआ लेटर वैदिक पीरियड में, वो हुआ एग्रीकल्चर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एग्रीकल्चर। और यही सारी इन्फॉर्मेशन जो अभी मैंने आपको कही, ये सही, यही सारी बातें आपको यहाँ पर लिखी हुई दिख रही हैं। ध्यान ही रखना है कि जो ऋग्वैदिक पीरियड है, तो ऋग्वैदिक पीरियड में एनिमल हस्बेंड्री जो है वो मेन स्टे था इकोनॉमी का, या फिर डोमेस्टिकेशन, पैस्टोरलिज्म को बोल सकते हैं आप, बेसिस ऑफ इकोनॉमी था। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में जो एग्रीकल्चर है वो इंक्रीज हो गया और एनिमल हस्बेंड्री की जो इंपॉर्टेंस है वो रिड्यूस हो गई। तो ये सारी बातें हम ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। 73 क्वेश्चन, विच संहिता वॉज ऑल्सो नोन एज अ ब्रह्म वेदा इन वैदिक लिटरेचर। अभी इस क्वेश्चन को मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको। 4 ऑप्शन है आपके सामने, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ब्रह्मवेद या फिर श्रेष्ठ वेद किसे कहा है, ब्रह्मवेद या फिर श्रेष्ठ वेद कहा है अथर्ववेद को। ऐसा क्यों कहा है, क्योंकि अथर्ववेद में बीमारियों का इलाज है। जो प्रॉब्लम्स होती हैं वर्ल्ड में, हम लोग जो प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं उन प्रॉब्लम से निजात पाने का तरीका है। तो सबसे अच्छा वेद कौन सा हुआ ह्यूमन के लिए, वो हो गया अथर्ववेद, क्योंकि हमारी मतलब की बातें हमको यहाँ पर मिलती हैं। तो बस यही आपका सही आंसर होगा। और इसको पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं, इसको पढ़ने वाले सेज को ब्रह्म कहा जाता है। चलेंगे 74 क्वेश्चन पर, विच लैंग्वेज डिड द आर्यंस यूज इन द वैदिक एरा। पूछा जा रहा है कि वैदिक एरा में आर्यंस ने कौन सी लैंग्वेज को यूज़ किया था। 4 ऑप्शन हैं, पाली, प्राकृत, हिंदी और संस्कृत। आप सभी जानते हैं कि ये जितने भी वेद हैं वो बाद में जाके लिखे गए, बोल बोल के एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पहुंचाए गए। अब ये जो बोल बोल के पहुंचाए गए तो कौन सी भाषा में बोले जाते थे, ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट में बोले जाते थे और लिखा भी इन्हें ब्राह्मी स्क्रिप्ट में। और स्क्रिप्ट है, लैंग्वेज कौन सी है, लैंग्वेज है इसकी संस्कृत, तो वैदिक संस्कृत लैंग्वेज। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। जो पाली और प्राकृत भाषा है ये तो आपको बुद्धिज्म और जैनिज्म के समय नजर आएगी, पाली और प्राकृत। अभी आपको ध्यान रखना है कि वैदिक टाइम पीरियड की भाषा कौन सी है, संस्कृत लैंग्वेज उसकी भाषा है। बाद में जाके संस्कृत के ही काफ़ी डाइवर्जेंट आपको रूप मिलते हैं और काफ़ी सारी भाषाएं इसमें से निकली, जैसे पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। अब चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन पर। 75th क्वेश्चन, व्हाट वाज नॉट इंक्लूडेड इन श्रुति लिटरेचर। अब बोला जा रहा है श्रुति लिटरेचर में क्या इंक्लूडेड नहीं था, ब्राह्मण, अरण्यक, वेदांग और उपनिषद। अब इन चारों में से आपको बताना है क्या इंक्लूडेड नहीं था। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जब हमने ऋग्वैदिक पीरियड पढ़ा था, मैंने अभी बोला कि जितने भी वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये चारों वेद बोल बोल के याद करवाए गए जनरेशन टू जनरेशन। कब से कब तक, 1500 से 1000 BC के बीच में, क्योंकि इस समय पर
इस ड्यूरेशन में ये पूरे वेदों की रचना हुई, और इस रचना की ड्यूरेशन में रिटन स्क्रिप्ट नहीं थी, लिखने की कला नहीं जानता था इंसान। लिखने की कला कब जानी उसने? 600 BC, 6th सेंचुरी में उसने जानी, जब महाजनपदों का उदय होता है उस समय। इसके बाद में इनको लिखा गया। तो ये जो ड्यूरेशन है, इस ड्यूरेशन में ये वेद कैसे रचे गए? ये पूरे बोल बोल के रचे गए, सुन सुन के रचे गए। तो सुन सुन के रचे गए, तो सुनने के लिए कौन सा वर्ड आया? श्रुति वर्ड आया। तो जितने भी वेद हैं उन्हें क्या कहा जाता है? श्रुति कहा जाता है। अब जितने वेद हैं, जैसे हर एक वेद के साथ फिर उसका क्या जुड़ा? उपनिषद जोड़ा गया और अरण्यक जोड़ा गया। सारी बातें हम लोग देख चुके हैं। जितने भी उपनिषद हैं, वेद हैं, अरण्यक हैं, ये सब किस में आएंगे? ये सब आएंगे श्रुति ग्रंथ में। उसके बाद लेटर वैदिक टाइम पीरियड में जितने वेद रचे गए, या फिर जब लिखने की कला आ गई थी उस समय जो वेद लिखे गए, उनको क्या कहा जाएगा? उन लिटरेचर, उन बुक्स को क्या कहा जाएगा? वो श्रुति से अलग कैटेगरी में आएंगे। तो उस ड्यूरेशन में आए थे आपके वेदांग, जो वेदों के ही अंग है लेकिन उन्हें बाद में कंपोज किया गया। सही आंसर हो जाएगा इसका वेदांग। तो यही सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। ये सारी बातें आप यहाँ से देख भी सकते हैं। क्या लिखा हुआ है देखिए यहाँ पे, द कंपाइलेशन ऑफ वेदांगास टुक प्लेस ड्यूरिंग 600 BC to 300 BC। तो इसीलिए इन्हें श्रुति लिटरेचर के अलावा रखा जाता है। चलेंगे अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर। इन विच वेदा डू वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट मेडिसिन्स एंड फ्लोरा? मेडिसिन्स और फ्लोरा के बारे में हमें कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलती है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर अथर्ववेद? ऋग्वेद की बात की जाए तो डिवोशंस इसमें मिलते हैं, प्रेजेस मिलते हैं देवी देवताओं के लिए। यजुर्वेद की बात की जाए तो यज्ञ कैसे करना है इसके बारे में पता चलता है। सामवेद में हमें संगीत के बारे में पता चलता है। बीमारियों का इलाज कहाँ पता चलता है? अथर्ववेद। और बीमारियों का इलाज कहाँ से होगा? जड़ी बूटियों से होगा। तो मेडिसिन्स और फ्लोरा क्या हो गई? औषधियाँ और जड़ी बूटियाँ। तो कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलेगी? अथर्ववेद से। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यही सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर लिखी हुई दिख रही है, वही सारी चीज़ें। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। 77. Which one of the following inscriptions provides information about the arrival of Aryans from Persia to India? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसको हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं 100 क्वेश्चंस के सीरीज़ में ही। देखिए क्या लिखा हुआ है, आर्यंस का अराइवल हुआ इंडिया में, ये हमें कौन से इंस्क्रिप्शन से पता चलता है? चार इंस्क्रिप्शंस के नाम है। एरन इंस्क्रिप्शन, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, बोगसकोई इंस्क्रिप्शन और शाबासगढ़ी इंस्क्रिप्शन। और सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोगसकोई इंस्क्रिप्शन। जो इंस्क्रिप्शन हमें कहाँ से मिला था? एशिया माइनर से मिला था। और कौन से टाइम पीरियड में मिला था? तो आपको टाइम पीरियड याद रखना है, 1400 BC में हमें ये इंस्क्रिप्शन मिला था। तो इस इंस्क्रिप्शन में हमें एक्चुअल में क्या पता पड़ा? इस इंस्क्रिप्शन से हमें पता पड़ता है कि दो समय ट्राइब्स ग्रुप हुआ करते थे, ट्राइबल ग्रुप्स हुआ करते थे। एक थे खत्ती और दूसरा ट्राइबल ग्रुप था मितन्नी। ये ट्राइबल ग्रुप्स के बीच में वॉर हो रहा होता है, स्ट्रगल हो रहा होता है। और ये दोनों ट्राइबल ग्रुप्स के बीच में जब वॉर और स्ट्रगल हो रहा है तो इसमें जो एग्रीमेंट होता है या फिर ट्रीटी होती है, उस ट्रीटी के एविडेंस बनाते हैं ये चार देवताओं को। कौन से चार देवताओं को बनाते हैं? इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। और आपने देखा कि इंद्र, मित्र, वरुण ये तीनों ही देवता हम ऋग्वैदिक गॉड्स में भी पढ़ चुके हैं। नासत्य जो है वो इक्विवेलेंट है अश्विन के। तो ये चारों ही जो नाम हो गए वो हमें कहाँ, कौन से देवता मिल रहे हैं? हमें ऋग्वैदिक टाइम पीरियड के भी गॉड्स हो गए, ये डीटीज़ हो गए। तो हमें फिर पता चला कि अच्छा जो बोगसकोई इंस्क्रिप्शन है, मतलब एशिया माइनर जो है, वहाँ पर भी वही संस्कृति है जो संस्कृति इंडियन सब कॉन्टिनेंट में उस समय बढ़ रही थी। इससे हमें ये पता चला कि वहाँ पर जो रहने वाले लोग थे वही यहाँ पर थे, तो शायद वो वहीं से आए थे। किसने कहा था? ये बातें कही थी मैक्स मुलर ने। तो बोगसकोई इंस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है और काफ़ी बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। यहाँ पर स्क्रीन पर आप ये देख सकते हैं, ये है बोगसकोई इंस्क्रिप्शन। और इसका प्रेजेंट लोकेशन आप देखें तो यहाँ पर एशिया माइनर या फिर टर्की वाला एरिया को आप बोल सकते हैं। चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन पर। 78th क्वेश्चन। इन वैदिक पीरियड व्हाट वाज द मेन वर्क ऑफ एन ऑफिसर नेम्ड संग्रहीता? संग्रहीता का क्या कार्य था? अभी हमने पढ़ा था कि भागदूत का क्या काम था। तो भागदूत का क्या काम था? भागदूत एक्चुअल में टैक्स को कलेक्ट करते थे। अब आ रहे हैं आपके संग्रहीता। कंपेनियन ऑफ किंग, टैक्स कलेक्टर, ट्रेजरर या फिर हार्लेक्विन। किसे कहा जाता था? संग्रहीता। अब संग्रहीता का मतलब क्या होता है? संग्रहण करना। संग्रहण करना मतलब कलेक्शन करना। टैक्स का कलेक्शन तो नहीं कर रहे हैं, किसका कलेक्शन करोगे? वेल्थ का। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रेजरर या फिर कोषाध्यक्ष को बोला जाता था संग्रहीता। अब इसके बारे में आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ से देख सकते हैं। कुछ और
मिनिस्टर्स के नाम और उनका मतलब लिखा हुआ है यहाँ पर। जैसे सेनानी किसे कहा जाता था? कमांडर को कहा जाता था। सूत कहा जाता था किंग के कंपेनियन को, किंग का जो मित्र है, जो दोस्त है, उसे सूत कहा जाता था। भागदूधा टैक्स कलेक्टर को कहते थे। संग्रहीता ट्रेजरर को बोला जाता था। अक्षवप किसको कहा जाता था? किंग्स एलाई, मतलब किंग्स का जो एलाई है डाइस गेम में, शतरंज के गेम में, उसे कहा जाता था अक्षवप। उसके बाद गोवी कर्तन, हेड ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हेड को गोवी कर्तन कहते थे। हर्लेक्विन को कहते थे पालागर, और चीफ क्वीन को कहा जाता था महिषी। जो पटरानी है या फिर जो मेन क्वीन है उसे महिषी कहा जाता था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स हैं जो किंग को एडवाइस किया करते थे वैदिक पीरियड में। इन सब के नाम और इनके मीनिंग आपको पता होना चाहिए। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 79 इन विच उपनिषद आर द 4 आश्रम्स मेंशन फॉर द फर्स्ट टाइम। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि 4 आश्रम हुआ करते थे, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। तो इन चारों आश्रम के बारे में हमें कहाँ से पता चला? 4 ऑप्शंस हैं, मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद, जबालोपनिषद और नन ऑफ द अबव। आंसर देखते हैं इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जबालोपनिषद। बहुत ही इंपॉर्टेंट उपनिषद हो जाता है। ध्यान रखिएगा कि चारों आश्रम के बारे में आपको जबालोपनिषद से पता चलता है। अब कौन कौन सी एज में व्यक्ति कौन से आश्रम में एंटर होता था, तो यदि आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है इसका डिटेल तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ब्रह्मचर्य पहला आश्रम है, दूसरा है गृहस्थ, तीसरा आता है वानप्रस्थ और चौथा आश्रम जो है वो है संन्यास। जो ब्रह्मचर्य आश्रम है, ये आश्रम में एंटर होने की एज होती थी मिनिमम 0 से लेके आप 25 ईयर्स के बीच की एज को बोल सकते हैं। 25 ईयर्स से जो स्टार्ट होता था वो होता था आपका गृहस्थ आश्रम। तो 25 ईयर्स से 50 ईयर्स तक की एज को आप गृहस्थ आश्रम वाला एज बोल सकते हैं। उसके बाद 50 से 75 ईयर्स तक की एज में व्यक्ति एंटर करता था वानप्रस्थ आश्रम में। और लास्ट में आता है संन्यास, जो कि है 75 ईयर्स से जब तक उनकी मृत्यु होती है तब तक वो संन्यास। मतलब क्या है इनका? जब एजुकेशन, मतलब बच्चा पैदा हुआ है, उसके 16 संस्कार हो चुके हैं और उसको एजुकेशन दिलवाना है उपनयन संस्कार के बाद, तो वह एजुकेशन लेने के लिए वो एक स्कूल में एंटर करता है। तो वो जो स्कूल है उसी स्कूल को हम बोलते थे ब्रह्मचर्य आश्रम। 25 साल की उम्र तक वो विद्या को ग्रहण करता था, उसके बाद वो गृहस्थ जीवन को एंटर करता था। गृहस्थ जीवन कब से शुरू होता था? 25 से 50 ईयर्स की एज में स्टार्ट होता था। उसके बाद 50 ईयर्स की एज के बाद उसने सारी फाइनेंशियल सेटलमेंट्स कर चुके हैं, बच्चे भी बड़े हो चुके हैं, उनकी शादी विवाह भी हो चुका है। अब उसके बाद वो थोड़ा सा वर्ल्डली मैटर से हट के डिवोशनल मैटर्स की तरफ जाता है और वो वनों की तरफ जाना शुरू करता है। लेकिन वो अभी पूरी तरीके से अपनी फैमिली से कटा नहीं है, थोड़ा थोड़ा कभी कभी आता रहता है फैमिली के पास। तो ये वाला जो टाइम पीरियड है इसे कहा जाता है वानप्रस्थ। 75 ईयर्स तक वो ऐसा करता है और 75 ईयर्स की एज के बाद वो पूरी तरीके से अपने घर को त्याग के पूरी तरीके से वन में चला जाता है और सिर्फ भगवान की भक्ति जो है उसमें लिप्त हो जाता है। तो ये वाला जो टाइम पीरियड है इसे कहा जाता है संन्यास। तो ये 4 आश्रम आपको कहाँ से मिलते हैं? जबालोपनिषद से मिलते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 80 क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय द वर्ड पणी। काफ़ी बार मैं बता चुकी हूँ इसी वीडियो में आपको पणी कौन थे। पणी एक प्रकार के व्यापारी हुआ करते थे जो क्या करते थे? जो गायों की चोरी करते थे। अब 4 ऑप्शन है, फार्मर, कैटलमैन, मर्चेंट या फिर नन ऑफ द अबव। तो आप ही बता दीजिए, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मर्चेंट। इसके बारे में आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ से देख सकते हैं। ये एक प्रकार के बिजनेसमैन थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 81 द थ्योरी ऑफ डिवाइन ओरिजिन ऑफ ए किंग्स इज फर्स्ट मेंशन्ड इन विच वैदिक लिटरेचर। मतलब जो राजा है वो उसकी उत्पत्ति डिवाइन रिविलेशन है, मतलब देवीय उत्पत्ति है उसकी। ये कहाँ पर लिखा हुआ है? 4 ऑप्शन है, शतपथ ब्राह्मण, छंदोग्य उपनिषद, जबालोपनिषद और ऐत्रेय ब्राह्मण। और इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर है ऐत्रेय ब्राह्मण। अब ऐत्रेय ब्राह्मण से रिलेटेड आप कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ से पढ़ सकते हैं। देखिए, डिवाइन ऑरिजिन के बारे में सबसे पहले लिखा हुआ है ऐत्रेय ब्राह्मण में लिखा हुआ है। देयर इज ऑल्सो मेंशन ऑफ इनंडेशन इन द शतपथ ब्राह्मण। जो शतपथ ब्राह्मण है उसमें भी इनंडेशन या फिर जो डिवाइन रिविलेशन है इसके बारे में कुछ कुछ बातें लिखी हुई हैं। और छंदोग्य उपनिषद जो हमने देखा था, तो छंदोग्य उपनिषद में क्या था? उसमें लॉर्ड कृष्ण के बारे में बताया गया था। और लॉर्ड कृष्ण को क्या बताया था कि वो देवकी के पुत्र हैं, मतलब उनकी माता का नाम देवकी है। तो इसका सही आंसर था अभी ऐत्रेय ब्राह्मण। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
शतमन, पाद, कृष्णाल, रत्तिका और गुंज, ये जो वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स किसके लिए यूज़ किए जाते थे वैदिक टाइम पीरियड में, ये बोला गया। 4 ऑप्शंस हैं। सौंदर्य प्रसाधन, कॉस्मेटिक्स के लिए यूज़ किए जाते थे। एसोसिएटेड विद कॉस्मिक लाइफ, मतलब आप बोल सकते हैं पारलौकिक जीवन से रिलेटेड ये टर्मिनोलॉजी है, या फिर मेजरमेंट से रिलेटेड है, या फिर इनमें से कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो अब हमेशा ध्यान रखिए, ये 4 नाम आप ध्यान रखिएगा, 5 हैं सॉरी, शतमन, पाद, कृष्णाल, रत्तिका और गुंज, ये पांचों ही किसके लिए यूज़ किए जाते थे? पांचों ही मेजरमेंट की यूनिट्स थे। बस इसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखने वाली है नहीं, बस यही सारी बातें आप ध्यान देंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है 83, और अब इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन से चीज़ से, कौन सी वस्तुओं से ऋग्वैदिक आर्यंस फैमिलियर नहीं थे। 4 ऑप्शन हैं आपके सामने, सी, आयरन, सॉल्ट और ऑल द 3। और आपको ध्यान रखना है कि वो तीनों से ही वाकिफ नहीं थे। यदि आप सी की बात करें तो आप ऋग्वैदिक टाइम पीरियड में देखें तो ट्रेड नहीं हुआ करता था, मतलब दूसरे देशों के साथ व्यापार नहीं हुआ करता था। नदियों के बारे में नाम आए हैं लेकिन समुद्र के बारे में नाम नहीं आए। तो ना तो वो सी को जानते थे, ना सॉल्ट को जानते थे, और उस समय तक आयरन की डिस्कवरी भी नहीं हुई थी। इसीलिए ये कैसी इकोनॉमी थी? ये पैस्टोरल इकोनॉमी थी। तो आयरन को भी नहीं जानते और सॉल्ट को भी नहीं, तो ऑल द 3 आपका आंसर होगा। बस इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं देखना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऋग्वैदिक टेक्स्ट बलि? बलि के संदर्भ में कौन सा ये जो कथन है वो सही है, आपको ये बताना है। 4 ऑप्शंस आपके सामने लिखे हुए दिख रहे हैं। पहले ऑप्शन में लिखा है पीपल हैड टू कंपल्सरीली गिव। ऋग्वैदिक टेक्स्ट की बात हो रही है, तो पहली बात तो आप ये बात ध्यान दीजिए कि ऋग्वैदिक जो टाइम पीरियड था उस समय जो टैक्स लिया जाता था बलि, वो वॉलंटरी था, वो कंपल्सरी नहीं था। मतलब लोग अपनी इच्छा से टैक्स लिया करते थे, गिफ्ट के रूप में राजा को टैक्स देते थे। तो अब ये कंपल्सरी तो है नहीं, तो पहले ऑप्शन में कंपल्सरीली लिखा हुआ है, तो ये तो आपका आंसर होगा नहीं। दूसरा ऑप्शन में भी फिर से कंपल्सरीली लिखा है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। तीसरे में भी वही बात है। और लास्ट में लिखा हुआ है बलि वॉज ए वॉलंटरी टैक्स एंड इट वॉज ए काइंड ऑफ ऑफरिंग। तो बलि क्या था? एक वॉलंटरी टैक्स था और वो एक प्रकार का ऑफरिंग था। तो अब आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ध्यान दें, कभी भी ऋग्वैदिक पीरियड के बलि की बात होती है तो वो बलि कैसा है? वो वॉलंटरी टैक्स है। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में ये जो बलि है ये कंपलसरी हो जाता है। किससे लिया जाता है? वैश्य से लिया जाता है। तो वैश्य को इसीलिए हमने देखा था, क्या नाम पढ़ा था? अन्यस्य बलिकृत, क्योंकि वो दूसरे को बलि देता है, मतलब टैक्स देता है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान देना है लेटर वैदिक और ऋग्वैदिक टाइम पीरियड से। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 85 व्हेन एंड विथ whom अलेक्जेंडर फॉर द बैटल ऑफ हाइडेस्पीस। अब अलेक्जेंडर के इन्वेजन की बात हो रही है। पूरा वैदिक पीरियड हमने खत्म कर दिया, अब हम बात कर रहे हैं अलेक्जेंडर के बारे में। अलेक्जेंडर जो कि कौन से एम्परर से बिलोंग करता था? वो मैसिडोनिया से बिलोंग करता था। बोला जा रहा है कि जो बैटल ऑफ हाइडेस्पीस है तो उसने किसके साथ लड़ा था? 4 ऑप्शन हैं आपके सामने और इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, पोरस। तो 326 BC में अलेक्जेंडर ने पोरस के साथ में युद्ध लड़ा था। कहाँ पर? हाइडेस्पीस। और ये हाइडेस्पीस कौन सी नदी का नाम है? ये झेलम रिवर का नाम है। तो ये बात भी आपको ध्यान देना है। इसके बारे में यदि एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप देखना चाहें तो आप यहाँ से देख सकते हैं। देखिए, इसमें पूरे क्लियरली आपको अलेक्जेंडर के इन्वेजन के बारे में लिखा हुआ है। बोला जा रहा है कि अलेक्जेंडर कौन से रूलर हैं? ग्रीक रूलर। हिंदी में इन्हें यूनानी कहेंगे। मैसिडोनिया और ग्रीक एक ही बात होती है। इसके बाद कब इन्होंने सबसे इन्वेजन किया था? बैटल ऑफ हाइडेस्पीस हुआ था 326 BC में। और ये कहाँ हुआ था? हाइडेस्पीस नदी के किनारे, जिसे झेलम बोला जाता है। और वेदों में इसको क्या नाम दिया गया है? वितस्ता नाम दिया गया है। तो ये सारी बातें आप ध्यान देंगे। उसके बाद टाइम पीरियड था 326 BC, किसके बीच में हुआ था? अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में। और इस युद्ध में पोरस की हार होती है, लेकिन पोरस ने इतनी ज़्यादा वीरता दिखाता है इस बैटल में, इतनी ज़्यादा वीरता दिखाता है कि अलेक्जेंडर खुश होकर उसका जो राज्य है उसी को सौंप देता है। मतलब उसकी ब्रेवरी से बहुत ज़्यादा इंप्रेस होता है। लेकिन हारता कौन है? पोरस हार जाता है। यदि अलेक्जेंडर के बारे में बात की जाए तो वो 356 BC से 323 BC तक उनका लाइफ स्पैन है। और उनके पिता का नाम क्या था? किंग फिलिप II उनका नाम था। और ये कहाँ के राजा थे? ये मैसिडोनिया के राजा थे। और अलेक्जेंडर से जुड़ी एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट आप ध्यान दीजिए कि एरिस्टोटल जो है वो इनके गुरु हुआ करते थे। सारी बातें आप ध्यान रखेंगे। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 86 हु रूल्ड मगध एम्पायर आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ शिशुनाग डायनेस्टी। अब बोला जा रहा है कि शिशुनाग डायनेस्टी के डिक्लाइन के बाद मगध एम्पायर पर किसने शासन किया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नंदवंश ने शासन किया था। यदि आप देखें सीक्वेंस देखते हैं कि सबसे पहले मगध पर किसने शासन किया, तो सबसे पहले मगध पर शासन करने वाला जो राज्य था वो था हर्यंक डायनेस्टी।
हर्यंक डायनेस्टी का पहला राजा यदि बोला जाए तो कौन थे? बिंबिसार। और आखिरी राजा थे उदयन। उदयन के बाद उनके 3 बेटे थे, उन 3 बेटों ने एक एक करके शासन किया। उन बेटों में भी सबसे आखिरी में शासन किया नागदशक ने। उसके बाद एक डायनेस्टी आती है जिस डायनेस्टी को बोला जाता है शिशुनाग डायनेस्टी, जिसके जो फाउंडर हैं वो फाउंडर भी कौन है? शिशुनागी, उन्हीं के नाम पर ही पड़ गया। शिशुनाग डायनेस्टी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूलर्स नहीं हुए, शिशुनाग बहुत इंपॉर्टेंट रूलर थे। शिशुनाग के बाद आ गए कालाशुक, और कालाशुक के बाद ये डायनेस्टी पूरी तरीके से डिक्लाइन हो जाती है। और उसके बाद फिर आते हैं आपके नंद। तो नंद में महापद्मानंद और धनानंद। तो जो धनानंद हैं वो धनानंद के टाइम पीरियड पर ही अलेक्जेंडर जो है उसका इन्वेजन होता है इंडिया पे। तो आपको ये सीक्वेंस ध्यान रखना है। हर्यंक के बाद आते हैं शिशुनाग, और शिशुनाग के बाद आते हैं नंद। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप चाहें तो आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है कि मगध जो है वो 16 महाजनपद में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डायनेस्टी एक थी, या फिर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट महाजनपद था। और हर्यंक डायनेस्टी का देखिए इसमें टाइम पीरियड भी लिखा हुआ है 544 से 412 BC। और इसके पहले रूलर कौन थे? बिंबिसार। और लास्ट रूलर कौन थे? नागदशक, उदयन के बेटे नागदशक। उसके बाद आए थे आपके शिशुनाग। तो शिशुनाग डायनेस्टी का टाइम पीरियड 412 से 344 BC। और इसके बाद आ गए आपकी नंद डायनेस्टी जिनका टाइम पीरियड है 344 से 324। और इसका आखिरी रूलर कौन था? धनानंद इसका आखिरी रूलर था। फिर आएगा आपका मौर्य एम्पायर। चंद्रगुप्त मौर्य किसको हराते हैं? धनानंद को हराते हैं। तो ये सारी कहानी है, ये सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन फिर से डायनेस्टी से रिलेटेड है, और इसमें एक मिनिस्टर की बात की गई है जिनका नाम है वत्सकर। अब पूछा जा रहा है वत्सकर जो कि वज्जी क्लैन के ही मिनिस्टर थे, तो ये कौन से राजा के मिनिस्टर थे जिन्होंने वज्जी क्लैन में फूट डाली थी? एक्चुअल में ये मिनिस्टर थे किसके? ऑप्शन नंबर बी, अजातशत्रु के। तो अजातशत्रु के मिनिस्टर थे वत्सकर, जिनकी मदद से वज्जी क्लैन में फूट डाली थी। अजातशत्रु जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूलर हैं, इनके बारे में आप पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ से देख लीजिए। कौन सी डायनेस्टी के रूलर थे? ये हर्यंक डायनेस्टी के ही रूलर थे। जो डायनेस्टी अभी हमने देखी बिंबिसार, बिंबिसार के बाद ही आते हैं अजातशत्रु। तो बिंबिसार के बेटे हैं अजातशत्रु, हर्यंक डायनेस्टी के सेकेंड रूलर हैं ये। और ये वज्जी यूनियन जो है, वज्जी यूनियन के बारे में यदि आप डिटेल में देखें तो वज्जी यूनियन में 8 कुलों का समूह था। और ये इन कुलों में भी वज्जी, लिच्छवी, विदेह, ये जो 3 कुल हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुल हुआ करते थे। और इनमें इतनी ज़्यादा यूनिटी थी कि इस वज्जी क्लैन को तोड़ना बिल्कुल असंभव था। अब इसको तोड़ना एकदम असंभव था क्योंकि यूनिटी की वजह से। तो क्या किया अजातशत्रु ने कॉन्स्पिरेसी रची वत्सकर मिनिस्टर से मिलकर, और वत्सकर ने क्या किया? फूट डाली उस वज्जी क्लैन में, और उस वज्जी क्लैन को फिर कन्क्वायर किया था। तो इस तरीके से अजातशत्रु ने कौन कौन से राज्यों को अपने मगध में मिलाया था? उन्होंने काशी और वैशाली को अपने किंगडम में मिलाया था। तो अजातशत्रु बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हर्यंक डायनेस्टी का नाम हर्यंक क्यों पड़ा? या फिर हर्यंक तो बोलते हैं, इसे एक और नाम से जाना जाता है जो कि है पितृहंता, क्योंकि ये एक ऐसी डायनेस्टी है जिसमें हर एक राजा के बेटे ने उसको मारा है, मतलब अपने पिता की हत्या कर करके राजा बने, इसलिए इसे पितृहंता डायनेस्टी भी कहा जाता है। और अजातशत्रु ने भी अपने पिता बिंबिसार को मारा था, इसलिए इसका नाम पड़ा था कुणिक। तो अजातशत्रु का जो निक नेम है वो क्या है? कुणिक है। किसके सन थे? बिंबिसार। अजातशत्रु से रिलेटेड एक बात और हमेशा आप ध्यान रखेंगे, जो अजातशत्रु है वो बुद्धिज्म का फॉलोवर था, बाद में जाके उसने बुद्धिज्म को अपनाया था। और इसी के टाइम पीरियड में जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल है उसे इसने ऑर्गेनाइज करवाया था। कहाँ पर ऑर्गेनाइज करवाया था? सप्तकर्णी केव्स ऑफ राजगृह। तो राजगृह क्या है? मगध का कैपिटल है। तो वहाँ पर अजातशत्रु के रेन में ही फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, सप्तकर्णी केव्स। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। वज्जी की प्रेजेंट लोकेशन भी आप यहीं पर देख लीजिए। तो वज्जी की प्रेजेंट लोकेशन आपको यहाँ पर लिखी हुई दिख रही है, जो कि क्या है? प्रेजेंट स्टेट ऑफ बिहार। बिहार में मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट जो है उसकी प्रेजेंट लोकेशन है। और ये वज्जी के बारे में मैंने पहले ही बताया था कि ये 8 कुलों का समूह था। कौन कौन से मेन इंपॉर्टेंट थे? वज्जी, लिच्छवी और विदेह, ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। अभी आपने देखा कि अजातशत्रु के टाइम पीरियड में फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, लिच्छवी का कैपिटल था वैशाली, और ये जो वैशाली है यहाँ पर सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज हुई थी। किसके टाइम पीरियड में? कालाशोक के टाइम पीरियड में। तो ये सारे पॉइंट्स, ये सारे फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ गांधार महाजनपद फ्रॉम द फॉलोइंग। अब गांधार जो है, गांधार का कैपिटल आपसे पूछा जा रहा है तक्षशिला, कंबोज, काम्पिल्य और पेशावर। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
तक्षशिला। तक्षशिला जो है, तक्षशिला की यदि आप प्रेजेंट लोकेशन देखें तो प्रेजेंट लोकेशन है इसकी पेशावर और रावलपिंडी। पेशावर और रावलपिंडी जो पाकिस्तान वाला एरिया है वो इसकी प्रेजेंट लोकेशन है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, एक इम्पॉर्टेंट सेंटर था एजुकेशन और ट्रेड दोनों का ही। ट्रेड का कब सेंटर रहा ये, जब आप महाजनपद टाइम पीरियड देखते हैं तब हमने देखा था कि कौशल से होते हुए, श्रावस्ती से होते हुए जो व्यापारी हैं वो कहाँ पहुँच जाते थे, तक्षशिला और गांधार तक पहुँच जाते थे। तो इम्पॉर्टेंट टाइम वो हुआ, सेंटर हुआ ट्रेड का। इसके अलावा यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी थी, सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी भी आप उसे बोल सकते हैं, तो ये इसलिए एजुकेशन का भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर हो गया। तक्षशिला के बारे में कहा जाता है कि जो चाणक्य हैं, जो कौटिल्य हैं, उन्होंने भी यहीं से एजुकेशन ली थी और वो यहीं पर पढ़ाते भी थे, वो यहीं के टीचर भी थे। तक्षशिला से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट आप देख लीजिए, इसका नाम तक्षशिला क्यों पड़ा। रामायण में ऐसा कहा गया है कि जो भरत थे, भरत के बेटे हैं तक्ष, तो तक्ष के नाम पर इसका नाम पड़ा था तक्षशिला, क्योंकि उन्होंने शहर को इस्टेब्लिश किया था। तो ये सारी बातें हमको ध्यान रखनी है तक्षशिला से रिलेटेड। अब चलते हैं हम आगे। 89 क्वेश्चन हुए, द फर्स्ट फॉरेनर टू अटैक इंडिया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अभी हमने देखा था कि अलेक्जेंडर ने अटैक किया था, और अलेक्जेंडर कहाँ का था, मैसिडोनिया या फिर ग्रीक का रूलर था। तो क्या अलेक्जेंडर ने सबसे पहले अटैक किया था? ऐसा नहीं है। अलेक्जेंडर के पहले भी एक फॉरेनर्स ने अटैक किया था, इन्वेड किया था इंडिया को। वो कौन थे? पर्शियंस, ग्रीक्स, शक्स या फिर हुन्स? ग्रीक्स तो है नहीं। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पर्शियंस या फिर ईरानी। तो ईरानियन अटैक सबसे पहले हुआ था। और यदि इससे रिलेटेड आप इन्फॉर्मेशन देखना चाहें तो यहाँ पर डिटेल में इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, बहुत ध्यान से आप देखेंगे। सबसे पहले कौन से राजा ने इन्वेड किया था इंडिया को? तो वो साइरस ने किया था। और कौन से टाइम पीरियड में? 558 से 530 BC के ड्यूरेशन में। तो ईरानियन पहले ऐसे शासक हुए जिन्होंने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था। साइरस के बाद उनके बेटे जिनका नाम था डारियस फर्स्ट, 516 BC में इन्होंने राज किया हमारे भारत पर। और ऐसा भी कहा जाता है कि साइरस जो है, साइरस या फिर जो ईरानियन एम्पायर था, ईरानियन किंगडम जो था, उसने काफ़ी सारी अपने बोल सकते हैं किंगडम्स बना रखे थे। तो उन किंगडम्स में जो 20th प्रोविंस है, वो 20th प्रोविंस था हमारा जो भारत वाला किंगडम है वो। और यहाँ से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जाता था उन लोगों का। अब इतना रेवेन्यू जाता था, इतना गोल्ड जाता था, इसलिए अलेक्जेंडर अट्रैक्ट हुआ था हमारे इंडिया से, और बाद में जाके अलेक्जेंडर ने हमारी इंडिया पर अटैक किया था। तो ये बातें ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले कौन हुए? पर्शियन, या फिर उन्हें ईरानियन भी कहा जाता है, इन्हें एक्यूमेनियन भी कहा जाता है। तो एक्यूमेनियन, पर्शियन, ईरानियन एक ही हैं, ये बात ध्यान देंगे आप। बस यही सारी बातें ध्यान देने वाली हैं। अब चलते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 90th क्वेश्चन है आपका। प्रसेनजीत के बारे में पूछा जा रहा है, जो बुद्ध का कंटेम्प्रेरी था, वो कौन से महाजनपद से रिलेटेड था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्रसेनजीत से रिलेटेड। और इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कौशल। ये प्रसेनजीत बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि आगे जाके आप पढ़ेंगे बिंबिसार, जो हमने अभी देखा था कि कौन से फर्स्ट रूलर थे, ये कौन सी डायनेस्टी के? हर्यंक डायनेस्टी के। तो ये जो बिंबिसार हैं, ये बहुत ही चतुर प्रकार के राजा थे। तो ये मैरिज अलायंस भी करते थे बहुत सारे राज्य को अपने अंडर करने के लिए। तो इन्होंने 3 शादियां की थी। उन 3 शादियों में से एक शादी इन्होंने की थी प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से। महाकौशला देवी किसकी बहन थी? प्रसेनजीत की। और इनसे विवाह किसने किया था? बिंबिसार ने। और दहेज में इन्हें काशी मिल गया था। तो काशी पूरी तरीके से इन्हें दहेज में मिल गया गिफ्ट की तरह, और इन्होंने इसको मगध में मिला लिया। किसने मिलाया था? बिंबिसार ने मिलाया था। तो प्रसेनजीत बहुत इंपॉर्टेंट है। कौशल महाजनपद की यदि बात की जाए तो प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश में, श्रावस्ती सिटी प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश में इसकी लोकेशन आप देख सकते हैं। महाजनपद, ये जो महाजनपद है, ये एक और बात है यहाँ से आपको ध्यान रखनी है कि जो महाजनपद है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो कौशल महाजनपद ये आपको दिख रहा है, महाजनपद 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। सरयू रिवर, सरयू नदी नॉर्थ कौशल और साउथ कौशल में इसको डिवाइड करती है। नॉर्थ कौशल का जो कैपिटल था, वो कैपिटल था श्रावस्ती, बस श्रावस्ती नाम याद रखिए। और जो साउथ कौशल था उसका कैपिटल था कुशावती। साउथ कौशल का कैपिटल है कुशावती और नॉर्थ कौशल का श्रावस्ती। ये सब बातें ध्यान रखेंगे। और बुद्ध के कंटेम्प्रेरी हैं प्रसेनजीत। प्रसेनजीत की बहन याद रखना है महाकौशला देवी, कहाँ के राजा है, प्रेजेंट लोकेशन क्या है, ये सारी बातें आपको ध्यान देनी है। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है 91 क्वेश्चन। और इसमें पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेवर रिमेन द कैपिटल ऑफ मगध एम्पायर। इनमें से कौन सा मगध एम्पायर का कभी कैपिटल नहीं रहा? 4 ऑप्शन हैं और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। गिरिव्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र और कौशाम्बी। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कौशाम्बी। जिनको भी थोड़ा बहुत मगध के बारे में पता है
वो इस क्वेश्चन को सही से अटेम्प्ट कर सकता है। हम सब जानते हैं कि जो पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? उदयन ने इसकी स्थापना की थी। कहाँ पर? गंगा और सोन का जो कॉन्फ्लुएंस है, जो संगम है, वहाँ पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। और उसके पहले ये जो मगध है इसका कैपिटल कौन सा था? गिरिव्रज और राजगृह। गिरिव्रज और राजगृह एक ही नाम थे। तो ठीक है, तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। कौशाम्बी इसका कैपिटल नहीं था। अब यहाँ से आप कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देख सकते हैं कि एंशिएंट नाम जो था, वो एंशिएंट नाम क्या था? राजगृह या फिर गिरिव्रज। और जो उदयन है उसने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, उसको एक और नाम से जाना जाता था, कुसुमपुर। कहाँ के कॉन्फ्लुएंस पर? गंगा और सोन रिवर के कॉन्फ्लुएंस पर। कौशाम्बी किसका कैपिटल था? अभी आपने कौशाम्बी देखा, इसका आंसर कौशाम्बी किसका कैपिटल था? तो ये वत्स महाजनपद का कैपिटल था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 92 विच इज़ द ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन प्रेजेंटिंग एविडेंस ऑफ द नंदा रूलर्स। नंदा रूलर्स के बारे में बताने वाला ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन कौन सा है? अभी तक तो हम बाहर के इंस्क्रिप्शन की बात कर रहे थे, बोगस कोई इंस्क्रिप्शन, हिट्टाइट इंस्क्रिप्शन। अब बताना है कि ये जो नंदा रूलर्स है इनके बारे में कौन से इंस्क्रिप्शन से हमें पता पड़ता है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, निगाली सागर, हाथी गुम्फा, गरुड़ और नासिक केव इंस्क्रिप्शन। और इसका सही आंसर हो जाएगा हाथी गुम्फा केव इंस्क्रिप्शन, जो कि खारवेल राजा का है। अब इसमें क्या क्या लिखा हुआ है? तो इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। मेनली इसमें ऐसे बोला जाता है कि इसमें 8 पॉइंट्स लिखे हुए हैं और इन 8 पॉइंट्स में से बताया गया है कि जो नंद रूल हैं, नंदा रूलर्स हैं, वो नंदा रूलर्स ने कलिंग पर विक्ट्री की थी सबसे पहले। और कलिंग पर विक्ट्री करने के बाद उन्होंने एक सिटी जिसका नाम है तिनसुलिया, उस तिनसुलिया सिटी का निर्माण करवाया था। और ये सारी बातें आपको कहाँ पता चलती हैं? हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन से। और कौन से रूलर के बारे में बताया गया है? महापद्मानंद, धनानंद, मतलब पूरा नंद डायनेस्टी आप लोग देख सकते हैं। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। महिष्मती सिटी वो सिचुएटेड इन विच महाजनपद। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। महिष्मती ये कहाँ से आ रहा है? हमारे मध्य प्रदेश से ये क्वेश्चन आ रहा है। अब ध्यान दीजिए, 4 महाजनपद के नाम दिए हुए हैं और आपसे बोला है कि महिष्मती सिटी कौन से महाजनपद को बिलोंग करती थी? अश्मक, अवंती, मत्स्य और वत्स। और महिष्मती जो है वो अवंती की 2nd कैपिटल थी। तो आपको ध्यान रखना है, अवंती जो है, अवंती के 2 कैपिटल्स थे, नॉर्दर्न पार्ट और साउदर्न पार्ट। जो नॉर्दर्न कैपिटल था वो था उज्जैनी, जो प्रेजेंट उज्जैन है, और महिष्मती जो है वो साउदर्न कैपिटल हुआ करता था। तो ये कैपिटल आप ध्यान रखेंगे। अवंती से रिलेटेड और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप यहाँ से देख सकते हैं। यदि देखा जाए कि अवंती के राजा कौन थे, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राजा हैं जो गौतम बुद्ध के टाइम पीरियड पर ही थे, जिनका नाम है चंडप्रद्योत। और ये चंडप्रद्योत और बिंबिसार के बीच में दोस्ती बहुत अच्छी थी। और ऐसा बोला जाता है कि एक बार चंडप्रद्योत को जॉइंडिस हो गया था, और वो जॉइंडिस जो है, जो पीलिया वाला जो बीमारी है, वो ठीक नहीं हो रही थी। तो बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था चंडप्रद्योत का इलाज करवाने के लिए, और चंडप्रद्योत फिर ठीक भी हो गए थे। तो ये सारी बातें आप ध्यान रखेंगे अवंती से रिलेटेड। अब चलते हैं 94th क्वेश्चन पर। 94th क्वेश्चन में पूछा गया है पैठान या फिर पोटन कौन सा मेजर सिटी है, कौन से महाजनपद की मेजर सिटी है? 4 ऑप्शन है, अश्मक, गांधार, चेदी और मत्स्य। देखिए, अश्मक जो किंगडम है, अश्मक जो महाजनपद था, वह एक लौता ऐसा महाजनपद था जो साउथ में था। तो साउथ के महाजनपद अश्मक की ही कैपिटल थी पोटन या फिर पैठन। बस यही बात आप ध्यान रखेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं अश्मक की लोकेशन कहाँ पर है, यहाँ पर इसकी लोकेशन है, और ये कहाँ पर है? गोदावरी नदी के किनारे। तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि अश्मक जो कि एकमात्र साउथ का महाजनपद है, उसकी कैपिटल कौन सी थी? पोटली या फिर पैठन, या फिर आप पोटन भी बोल सकते हैं। बस यही बातें ध्यान देनी है। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 95 विमेन्स ऑफ अश्वक रिपब्लिक हैड पार्टिसिपेटेड इन द बैटल अगेंस्ट हुम। अश्वक रिपब्लिक से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, बोला जा रहा है इसकी जो महिलाएं थी उन्होंने किसके अगेंस्ट युद्ध में पार्टिसिपेट किया था? बात ध्यान देंगे, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था ग्रीक्स के अगेंस्ट। आपका सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, ग्रीक्स। अब इसके बारे में थोड़ी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आप देखिए। ग्रीक्स कौन थे? मैसिडोनिया। और मैसिडोनिया में किसने सबसे अच्छा इन्वेजन किया था? अलेक्जेंडर ने सबसे बड़ा इन्वेजन किया था इंडिया पर। मतलब ये जो अश्वक है, इस अश्वक की महिलाओं ने अलेक्जेंडर के खिलाफ युद्ध लड़ा था। जब अलेक्जेंडर बियास रिवर तक उसने इन्वेड किया और बियास रिवर के बाद में उसके सोल्जर्स ने आगे बढ़ने से मना कर दिया, तो जब अलेक्जेंडर वापस लौट रहा था तो रास्ते में जो छोटे छोटे स्टेट्स उसको मिलते जा रहे थे, जो महाजनपद वगैरह मिल रहे थे, जो रिपब्लिक्स मिल रहे थे, उनको वो अपने कब्जे में करते जा रहा था और वहाँ पर वो अपने कमांडर्स छोड़ छोड़ कर जा रहा था, ताकि वो उसकी गैर उपस्थिति में भी क्या करते रहे? वहाँ रूल करते रहे। तब इसी ड्यूरेशन में उसका रेजिस्टेंस उसको देते हैं
तीन इंपॉर्टेंट स्टेट्स। वो 3 इंपॉर्टेंट स्टेट्स का नाम है मालव, शूद्रक और अश्वक। और इसमें भी कहा जाता है कि ये जो अश्वक है, ये अश्वक में जो महिलाएं हैं, महिलाओं ने अलेक्जेंडर के अगेंस्ट युद्ध किया और इस युद्ध में अलेक्जेंडर जो है उसको गंभीर चोटें आती हैं और बाद में जाके इसी के कारण उसकी मृत्यु होती है। कहाँ पर मृत्यु होती है? 323 BC में बेबीलोनिया में उसकी मृत्यु होती है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ऐसे कौन से राजा थे जिन्होंने मगध का जो एम्पायर है उसको मालवा तक एक्सटेंड किया था। 4 ऑप्शन हैं आपके सामने, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयभद्र और शिशुनाग। और इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिशुनाग। शिशुनाग जो वंश है, शिशुनाग जो है वो शिशुनाग खुद ही उसके संस्थापक थे या फिर उसके फाउंडर थे। अब शिशुनाग ने अपना जो एक ही इम्पॉर्टेंट काम किया, आप ये बोल सकते हो, और बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट काम किया कि उन्होंने अपने राज्य में मगध में किसको मिला लिया था? अवंती को मिला लिया था। और अवंती का प्रेजेंट लोकेशन देखें तो कुछ पार्ट्स इसका आता है मध्य प्रदेश और मालवा रीजन में इसका कुछ पार्ट आता है। तो कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि अवंती को अपने मगध में किसने मिलाया था, तो शिशुनाग ने मिलाया था। मालवा को मगध में किसने मिलाया था, तो भी आपको लगाना है शिशुनाग ने ही मिलाया था। शिशुनाग बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और शिशुनाग जो है इनसे रिलेटेड एक और बात आपको ध्यान देनी है कि इन्होंने पाटलिपुत्र से अपना जो कैपिटल है उसको ट्रांसफर कर दिया था वैशाली पर। तो वैशाली पर इस अपने उसको ट्रांसफर किया था कैपिटल को। बाद में जाके जो कालाशोक थे, कालाशोक ने दोबारा कैपिटल बना लिया था पाटलिपुत्र। तो जो शिशुनाग है, शिशुनाग ने क्या किया? वैशाली पर ट्रांसफ़र किया और इनके बेटे कालाशोक ने वापस उसको पाटलिपुत्र में ट्रांसफ़र कर दिया था। तो इंपॉर्टेंट आपको अवंती ध्यान रखना है यहाँ से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में आपको मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन लिखा हुआ दिख रहा है। एक साइड आपको कैपिटल्स लिखे हुए दिख रहे हैं और अगली साइड में ही आपको दिख रहे हैं कि कौन से महाजनपद हैं। आपको बताना है कौन से महाजनपद का कैपिटल करेक्टली मैच्ड नहीं है। सबसे पहले लिखा हुआ है श्रावस्ती, श्रावस्ती कौशल का कैपिटल। उसके बाद है राजगृह, राजगृह के आगे लिखा है मगध। उसके बाद है शूरसेन, शूरसेन के आगे चेदी लिखा है। और लास्ट है चंपा जिसके आगे लिखा हुआ है अंग। और इसका सही आंसर हो जाएगा शूरसेन। शूरसेन का जो कैपिटल है वो चेदी ना होते हुए मथुरा है। और शूरसेन में इंपॉर्टेंट आपको ये भी मैंने बताया था कि यहाँ के राजा कौन थे, यहाँ के राजा थे कृष्ण। तो आपको ध्यान रखना है शूरसेन चेदी। अब देखिए बहुत ध्यान से, आप देखिए यहाँ पर आपको स्क्रीन पर महाजनपद और उनके कैपिटल लिखे हुए दिख रहे हैं। तो जो 5 आपके ऑप्शन थे वही 5 आपको यहाँ पर लिखे हुए दिख रहे हैं। कौशल को याद रखिए, कौशल का कैपिटल 2 कैपिटल्स थे। एक उसका कैपिटल था नॉर्दर्न कैपिटल जिसका नाम था श्रावस्ती और साउथ में था उसका कैपिटल कुशावती। वहीं मगध की बात करें तो राजगृह, गिरिव्रज और पाटलिपुत्र एक ही शहर के नाम है। चेदी का कैपिटल था शुक्तिमती, सोथिवती। शूरसेन का कैपिटल मथुरा और अंग का कैपिटल चंपा। यहाँ से आप मैप में भी इसे देख सकते हैं। देखिए शूरसेन का कैपिटल क्या है? मथुरा है। उसके बाद यदि आप बात करें गांधार का, गांधार का कैपिटल हमने अभी देखा था तक्षशिला। कौशल का कैपिटल श्रावस्ती। बज्जी का कैपिटल है वैशाली। मल्ल के 2 कैपिटल है कुशीनगर और पावापुरी। अंग का कैपिटल है चंपा या फिर चंपानगर। मगध का गिरिव्रज। काशी का है वाराणसी। वत्स का है कौशाम्बी। चेदी का है शुक्तिमती या फिर सोथिवती। अवंती का कैपिटल है उज्जैनी। नॉर्दर्न का उज्जैनी, साउदर्न का माहिष्मती। और अश्मक का कैपिटल पौधन्य लिखा हुआ है या फिर पोटली भी आप बोल सकते हैं, पोटन भी बोल सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 क्वेश्चन। लिखा हुआ है विथ रेफरेंस टू एंशिएंट इंडिया द टर्म सेकंड अर्बनाइजेशन रिप्रेजेंट द अर्बन एक्टिविटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। सेकंड अर्बनाइजेशन, फर्स्ट अर्बन रिवॉल्यूशन तो हड़प्पा सिविलाइजेशन को बोला जाता था। अब सेकंड अर्बनाइजेशन किसके रिस्पेक्ट में बोला गया? 4 ऑप्शन हैं, इंडस वैली, गंगा वैली, नर्मदा वैली या फिर कावेरी वैली। इंडस वैली तो फर्स्ट अर्बन रिवॉल्यूशन था। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सेकंड अर्बन रिवॉल्यूशन हुई थी गंगा वैली। गंगा यमुना दोआब के अंतर्गत आप बोल सकते हैं कि जो सेकंड अर्बन रिवॉल्यूशन है वो हुआ था। 600 BC की जब हम बात करते हैं, मतलब बुद्धिज्म जब इवॉल्व होना स्टार्ट हो रहा था, उस समय सेकंड अर्बन रिवॉल्यूशन चल रही थी क्योंकि उस टाइम ड्यूरेशन में तक आयरन का डिस्कवरी हो चुकी थी। आयरन की डिस्कवरी के साथ एग्रीकल्चर सरप्लस अमाउंट में होना स्टार्ट हुआ, ट्रेड सरप्लस अमाउंट में होना स्टार्ट हुआ और इस तरीके से जो प्रॉपर्टी है वो
प्रॉपर्टी बढ़ी, वेल्थ बढ़ी, इकोनॉमी बहुत अच्छे से इन्हांस हुई। तो उस टाइम पीरियड को ही बोला जाता है सेकेंड अर्बन रिवॉल्यूशन। और ये सेकेंड अर्बन रिवॉल्यूशन कब हो रहा है? 600 BC में महाजनपद टाइम पीरियड है। और महाजनपद यदि आप देखें तो यहाँ पर देखें आपके इंपॉर्टेंट महाजनपद आपको यहाँ दिख रही है, आपकी गंगा नदी बह रही है और यहाँ पर आपको यमुना नदी भी दिख रही है। तो ये गंगा यमुना जो दोआब है, यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट सिटीज़ नज़र आती हैं। तो कभी भी आपसे सेकेंड अर्बन रिवॉल्यूशन पूछा जाए तो आपको गंगा वैली बोलनी है या फिर गंगा यमुना दोआब बोलना है। यदि इंपॉर्टेंट सिटीज़ की बात की जाए, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलती है? आपको बुद्धिस्ट टेक्स्ट और जैनिस्ट टेक्स्ट से मिलती हैं। 6 इंपॉर्टेंट महाजनपद के बारे में बोला गया या फिर 6 इंपॉर्टेंट सिटीज़ बताई गई हैं बुद्धिज्म टेक्स्ट में, जो कि है चंपा जो किस में थी? अंग महाजनपद में थी। राजगृह जो मगध में थी। कोसल में थी श्रावस्ती। कौशल की एक और इम्पॉर्टेंट सिटी है जो कि है साकेत। वत्स की इम्पॉर्टेंट सिटी कौशाम्बी और काशी की इम्पॉर्टेंट सिटी वाराणसी। तो ये 6 इंपॉर्टेंट सिटीज़ हुआ करती थी और इनकी लोकेशन हमें कहाँ दिख रही है? यहीं पर कौशल देख सकते हैं आप, यहीं पर आपको विदेह दिख रहा है, काशी दिख रहा है, वत्स दिख रहा है। ये सब कहाँ है? गंगा यमुना दोआब। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विच बुद्धिस्ट लिटरेचर डेपिक्ट्स द इंफॉर्मेशन ऑफ महाजनपद ऑफ 6th सेंचुरी। अभी मैंने बताया कि बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों ही लिटरेचर से आपको इंफॉर्मेशन मिलती है 6th सेंचुरी के बारे में। 4 ऑप्शन हैं आपके सामने, भगवती सूत्र, अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय, त्रिपिटक। यहाँ पर बात ध्यान दीजिए, आपसे बुद्धिस्ट लिटरेचर पूछा, आपसे जैनिज्म लिटरेचर नहीं पूछा है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भगवती सूत्र जो है, भगवती सूत्र से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, लेकिन भगवती सूत्र कौन सा लिटरेचर है? ये जैनिज्म लिटरेचर है। और क्वेश्चन में आपसे बुद्धिज्म लिटरेचर पूछा गया था, तो बुद्धिज्म लिटरेचर है आपका अंगुत्तर निकाय। तो यही आपका सही आंसर होगा। सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बुद्धिज्म लिटरेचर कौन सा है? अंगुत्तर निकाय से आपको मिलती है और जैनिज्म लिटरेचर भगवती सूत्र से आपको 6th सेंचुरी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है 100 क्वेश्चन। और अब आपसे पूछा जा रहा है कि बुद्धिज्म लिटरेचर में 6th सेंचुरी BC के बारे में इंफॉर्मेशन तो है, लेकिन किसने अवंती पर राज किया था उस टाइम ड्यूरेशन में? बुद्धिज्म लिटरेचर में ऐसा क्या कहा गया है कि जिसने अवंती पर राज किया था? अब 4 के नाम लिखे हुए हैं, इक्ष्वाकु, हर्यंक, पौरव और प्रद्योत। और अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि बुद्धिज्म टेक्स्ट में चंड प्रद्योत के बारे में उल्लेख है। तब आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, प्रद्योत। तो चंड प्रद्योत जो कि किसके राजा थे? अवंती के राजा थे। अब इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखी हुई दिख रही है। अवंती जो है वो कहाँ पर है? प्रेजेंट मध्य प्रदेश का जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पर आपको अवंती दिखता है, यहाँ पर। और इसकी 2 कैपिटल्स याद रखेंगे, उज्जैनी और माहेश्मती। और इसके रूलर कौन थे? गौतम बुद्ध के टाइम पीरियड पर चंड प्रद्योत आपको ध्यान रखना है।